तो दोस्तों मैंने वो कॉन्टैक्ट खोल लिया है। आप कमेंट लिख सकते हैं। मैं देखूंगा कि दिख रहा है या नहीं, और क्या आज मैं आपसे बात कर पाऊंगा। उलियाना, क्या तुमने खोल लिया? खैर, आज मेरा यहाँ ऑफिस में आखिरी दिन है। हम आज नए ऑफिस में हैं। वीडियो जैसा कि यहाँ दिखता है फ़िलहाल शेयर करने का मन नहीं है, क्योंकि यहाँ अभी काफ़ी अव्यवस्था है। संक्षेप में कहें तो जो भी फर्नीचर हम अपने साथ लाए थे वह लगभग सभी कमरों में लगा दिया गया है, फैला दिया गया है। और जो नया फर्नीचर है वह अभी डिब्बों में ही आया है, उसे अभी खोला भी नहीं गया है। लोग एयर कंडीशनर लगा रहे हैं, कोई दीवारों पर रंगाई का काम पूरा कर रहा है। मकान मालिक अपनी कुछ वजहों से समय पर जगह तैयार नहीं कर सका, और हम तो पहले ही यहाँ से निकलकर यहाँ आ गए हैं। तो फ़िलहाल हम खुद मरम्मत के बीच में हैं। हाँ, और साथ ही हम दुबई जाने की भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग तो पहले ही जा चुके हैं। डेविड जा चुके हैं, जेनिया मर्कुलोव जा चुके हैं, और सरगेई सेम्योनोव भी जा चुके हैं। खैर, उन्होंने वहाँ पहले ही आयोजन शुरू कर दिया है। पता नहीं आपने देखा या नहीं। अगर नहीं देखा तो आज मैंने चैट में वीडियो भेजा था, शायद आपने देखा हो। हमारा स्टैंड वहाँ बन रहा है, और अब वहाँ हमारी मौजूदगी ज़रूरी है। मैंने अभी अभी हमारा मॉडल पूरा करना ख़त्म किया है। हमारे पास अपना मॉडल भी साथ रहेगा। अभी मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की कि हमारा स्टैंड, हमारा आपका स्टैंड दुबई में कैसा दिखेगा। वहाँ बड़े बड़े स्क्रीन होंगे, छोटे स्क्रीन भी होंगे। एक काउंटर होगा जिस पर मिलात हमारे द्वारा विकसित किया गया सॉफ्टवेयर डेमो करेगा। एक और काउंटर होगा जहाँ बैठकर आप एयरशिप को कंट्रोल कर सकते हैं, वर्चुअल में उड़ान भर सकते हैं, और हमारे असली एयरशिप को भी कंट्रोल करने का मौका मिलेगा जो वोस्क्रेसेंस्क में होगा। ये हो पाएगा या नहीं हमें अभी तक पता नहीं है। वहाँ इंटरनेट के साथ सब कुछ बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्यों। हमें बहुत सारे गीगाबाइट्स चाहिए, और वे काफ़ी महंगे हैं, सच में बहुत महंगे। खैर, कल हमारे पास लड़के आ गए थे। आज तक कोई आलोचना नहीं हुई है, लेकिन हमारे पास तकनीकी रूप से यह संभावना मौजूद है। ठीक है, अभी भेजता हूँ कि हमारा स्टैंड आपके साथ कैसा दिखता है। और मैं अभी स्टैंड के लिए मॉडल बनाना ख़त्म कर रहा था। हमने एक छोटा सा मॉडल बनाया है कुल मिलाकर एयरोलेट का। यह क्लासिक वाले से ज़्यादा सुंदर है, ध्यान आकर्षित करता है। फ़िलहाल मैं इसे नहीं दिखाऊंगा। तो कल हम उड़ान भर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, क्रिस्टिना जा रही है, मिलाद जा रहा है, पाशा फिलिप्पोव जा रहा है। कुल मिलाकर शनिवार को बोरिस सान्यच और वादिम वासिलिएविच जुबकेविच भी उड़ान भरेंगे। इस तरह हम सब एक टीम के रूप में वहाँ स्टैंड पर मौजूद रहेंगे, काम करेंगे। सच में वहाँ बहुत सारा काम है। वहाँ एक ख़ास तरह का फॉर्म था। प्रतिभागी के रूप में आपको वेबसाइट पर रजिस्टर करना होता है, शर्तियाँ बताना होता है कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, किस कंपनी में हैं, आपको क्या रुचिकर लगता है। और वहाँ उस वेबसाइट के अंदर खुद प्रदर्शनी के एक तरह की मिनी सोशल नेटवर्क बन जाती है, जहाँ लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं। और हमारे पास कई कंपनियों ने रुचि दिखाई है, और शायद वे एयरशिप में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। ये काफ़ी अजीब है कुल मिलाकर। और वहाँ वे मीटिंग के लिए निमंत्रण भेजते हैं। जैसे कि हमारे पास ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं। उनमें से एक क्षेत्र जिसने मुझे आकर्षित किया, वे ठोस राज्य हाइड्रोजन स्टोरेज डिवाइस विकसित कर रहे हैं। यह लिथियम आयन बैटरियों का विकल्प है, और आगे की प्रणालियाँ जिससे हाइड्रोजन को रिलीज़ किया जा सके और उससे बिजली उत्पन्न की जा सके। उनके पास ऐसी प्रणालियाँ हैं। वे ऐसे हैं। वाह, आपके पास एयरशिप है, हमारे पास ये है, चलिए मिलते हैं। और बहुत सारी मीटिंग्स तय की गई हैं, ज़्यादातर तकनीकी। लेकिन कल वैसे कुछ लोग आए थे। वे हमारे स्टैंड पर बड़े लोगों को लाएंगे। वहाँ प्रिंस हैं। 21वीं सदी में भी ऐसे उपाधियाँ होती हैं कुल मिलाकर, जिन्हें डिरिजेबल्स, हवा में उड़ने वाले जहाज़ में रुचि है, जो उन्हें ख़रीदना चाहेंगे। और कुल मिलाकर हमारे पास अगले हफ्ते एक ज़िम्मेदार मिशन है। वहाँ 17 से 21 तारीख तक, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शायद ऐसा ही है अगर मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। क्या उलियाना वहाँ ऑनलाइन है? देख रहे हो? कोई टिप्पणी है? क्या मेरी आवाज़ और वीडियो आ रही है? शानदार दोस्तों, मैं स्टैंड भेजना चाहता था, जैसा कि वह दिखेगा। आज ही कहीं एक सुंदर सा देखा था।
क्या तुम भेजोगे? हाँ, उसे ग्रुप चैट में भेज दो। बस अभी। आप सब अभी वहाँ एक छोटा सा डिज़ाइन देखोगे। वहाँ दरअसल एक डिरिजेबल का मॉडल है। इसकी लंबाई लगभग 3 मीटर है। इतना चौड़ा है। यह एक एरोलेट है, उस पर एरोनोवा लिखा हुआ है। यही एकमात्र डिरिजेबल है जिसे हम यहाँ ला सके हैं। लेकिन एक एरोलेट यहीं रह जाएगा। हमने यह तय किया है कि कोई छोटी मॉडलें नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर हम सॉफ्टवेयर दिखाएंगे, नियंत्रण की क्षमताएं दिखाएंगे। हम अपने साथ प्रेजेंटेशन और उपकरणों की तकनीकी विशेषताएं भी ला रहे हैं। एक बड़ी प्रेजेंटेशन होगी जिसमें मिलाद प्रस्तुति देंगे। उन्होंने हमारी कंपनी के अंदर प्रतियोगिता जीती थी। वे पूरी कंपनी की ओर से प्रेजेंटेशन देंगे। यह प्रेजेंटेशन स्थानीय निवेशकों के लिए होगी और वहाँ बहुत सारे निवेशक होंगे। वो बताएंगे कि हमने इस समय के दौरान क्या क्या हासिल किया है, हमारे भविष्य के लिए क्या योजनाएं और रणनीतियां हैं, और वे निवेशकों को सहयोग के कई विकल्प पेश करेंगे, सीधे निवेश से लेकर संयुक्त कंपनियां बनाने और उन क्षेत्रों में निवेश करने तक जो उन्हें पसंद है। अक्सर निवेश वहीं होते हैं ताकि स्थानीयकरण वहीं पर किया जा सके। मुख्य रूप से हम असेंबली की पेशकश करेंगे। स्वाभाविक रूप से जब हमारे पास कोई डिवाइस जैसे कि नोवा 2 तैयार हो जाता है तो हम उसे टेस्ट करते हैं और समझते हैं कि सब कुछ तैयार है। इसी दौरान वहाँ की जगह भी तैयार हो जाती है। फिलहाल हम ऐसे ही साझेदारी वाले सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं। आगे क्या होगा भगवान ही जानता है। कल कुछ प्रसिद्ध लोग आए थे जो पहले हमारे देश में हेलीकॉप्टर और बहुत सारी चीज़ों की बिक्री करते थे। वे अमेरिकी हेलीकॉप्टरों के पहले डिस्ट्रीब्यूटर थे। वे कहते हैं, चिंता मत करो, खुद को ज़्यादा सीमित मत करो। जब निवेशकों से बातचीत हो तो बेझिझक बड़ी बड़ी रकम बताओ। वे कहते हैं, ये रकम हमारे लिए तो बहुत बड़ी है लेकिन उनके लिए सामान्य है। सबसे ज़रूरी है कि आपके पास एक बिज़नेस स्ट्रैटेजी हो। हमने बिज़नेस स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है। थोड़ी देर में उसे औपचारिक रूप देंगे और आपको बताएंगे। अभी मैं रकमों की घोषणा नहीं करूँगा। ये बाज़ार की औसत स्थिति है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसकी इतनी कीमत होगी। खैर, मैं एक कहानी सुनाना चाहता था। ये कभी दुबई एयर शो में हुआ था। मुझे नहीं पता 2 साल पहले या 4 साल पहले। मैंने ख़ास ध्यान नहीं दिया, गहराई में नहीं गया। और वहाँ एक रूसी कंपनी थी, शायद एकमात्र कंपनी जिसने एक भी अनुबंध नहीं किया था। वहाँ अरबों के अनुबंध होते हैं, कई अरब, दर्जनों अरब डॉलर के, लेकिन रूसियों ने कोई अनुबंध नहीं किया और इसी वजह से वे चर्चा में आ गए। ऐसा कैसे? उस समय तो यह प्रतिबंधों का चरम दौर था और सिर्फ भू राजनीतिक कारणों से प्रतिबंध मना है, वर्जित है। अब लगता है कि एक तरह की पिघलन का दौर आया है। हालांकि सब कुछ कभी ऊपर कभी नीचे डगमगा रहा है। और वैसे हमने सोचा था कि हमारे लोग शायद कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं पहुंचेगा। आपने वीडियो में रोसकॉस्मोस का स्टैंड देखा। आखिरकार हमारा स्टैंड है, बाउमन का भी है, अपने स्ट्रेटोस्फेरिक उपकरणों के साथ, जो आधे हमारे आधे आपके हैं, वह भी मौजूद है। उनके लिए तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने भाग लेने के लिए आवेदन दिया था और बाउमन का तो पूरी तरह से प्रतिबंधित सूची में है और भुगतान करना संभव नहीं हो पा रहा था। यानी बहुत लंबे समय तक कुछ भी करना संभव नहीं था। हमारे पास तो सब कुछ पहले ही भुगतान हो चुका था। वहाँ स्टैंड की डिज़ाइनिंग हो रही थी, निर्माणकर्ता निर्माण प्रक्रिया विकसित कर रहे थे, लेकिन उनके यहाँ अब भी भुगतान नहीं हुआ था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हमने मिलकर सुझाव दिया था, लेकिन वे ऐसे थे, नहीं, हम चमत्कार की उम्मीद करेंगे। और हाँ, वही चमत्कार हो गया। तो कुल मिलाकर अरकादी अपनी टीम के साथ भी आएंगे। जब एक प्रतिबंधित रूसी कंपनी को वहाँ जाने दिया गया है तो सबसे अधिक संभावना है कि इस प्रदर्शनी में रूसी तकनीकों की ओर रुख नरम होगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ से अनुबंधों, प्री ऑर्डरों और साझेदारों के साथ लौटेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सब हो जाएगा। पाशा फिलिप्पोव और सर्गेई सेम्योनोव अपने साझेदारों की खोज और उन्हें आकर्षित करने के लिए अपनी सबसे बेहतरीन जादुई क्षमताएं लगाएंगे। सब कुछ शानदार होगा। कुल मिलाकर प्रदर्शनी, यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सवाल पूछिए। मैं अभी थोड़ी हल्की उथल पुथल में हूँ क्योंकि हाल ही में स्थानांतरण हुआ है। दुबई में हूँ और विकास के क्षेत्र में बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें हो रही हैं। वैसे हमारे इंजन आ गए हैं बेल्जियम से नोवा 2 के लिए 2 यूनिट। मुझे याद है ये इंजन सितंबर में आ जाने चाहिए थे या फिर अगस्त में भी,
लेकिन इन्हें आने में बहुत समय लग गया। जब ये इतने समय तक नहीं आए तो हमने सोचा कि शायद ये सब काम रुक ही जाएगा और हमने इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसमिशन यानी हाइब्रिड डिज़ाइन करना शुरू कर दिया और हमने खुद हाइब्रिड आर्किटेक्चर को डिज़ाइन कर लिया है। ये हमें आगे चलकर काम आएगा। नोवा 8 तो निश्चित रूप से हाइब्रिड होगी और उसके बाद के सभी उपकरण भी हाइब्रिड होंगे। तो हमारे पास एक मजबूत आधार है। हमारी टीम में एक और व्यक्ति जुड़ गया है, एक इंजीनियर जो इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट, खासकर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र के अनुभवी डेवलपर हैं। इस दिशा में हमारी कंपनी की क्षमताओं को उन्होंने काफ़ी बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर हमने पूरी इस आर्किटेक्चर को विकसित कर लिया है, सभी कंपोनेंट्स भी चुन लिए हैं और अब हम उन ब्लॉकों के लिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लिखने की प्रक्रिया में हैं जिन्हें हमें खुद बनाना पड़ेगा। इसमें कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, हमारे पास अच्छे लोग हैं, वे यह काम कर लेंगे। तो फ़िलहाल जब तक ब्लॉकों का विकास शुरू नहीं होता, बाकी सभी डिज़ाइन इंजीनियर अब मैकेनिकल ट्रांसमिशन, बेल्जियम के इंजनों के चारों ओर टेस्ट स्टैंड्स बनाने, फ्यूल सिस्टम, अटैच्ड इक्विपमेंट और अटैच्ड जनरेटर पर काम कर रहे हैं। जनरेटर से 48 वोल्ट की सिस्टम है। सभी उपभोक्ता, जिसमें टेल थ्रस्टर भी शामिल है, ये सब हमने धीरे धीरे ख़रीद लिया है। जनरेटर, वहाँ तार, ब्लॉक, कन्वर्टर, पिछला इंजन प्रोपेलर के साथ कंट्रोलर, कुल मिलाकर अभी ये सब सच में डिब्बों में शिफ्ट हो रहा है। हम इसे संभाल लेंगे। अब समय आ गया है कि हम ज़मीन पर एक टेस्ट स्टैंड बनाना शुरू करें जिसमें बेल्जियम के इंजन और प्रोपेलर मोटर ग्रुप की टेस्टिंग हो सके। प्रोपेलर मोटर ग्रुप RKD पूरे इंजन कंपार्टमेंट के लिए वर्किंग डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास तैयार है। रोटेटिंग ट्रांसमिशन के लिए तैयार है, बस एक चीज़ एंगल गियरबॉक्स के लिए तैयार नहीं है। ये डॉक्यूमेंटेशन अब प्रोडक्शन में जा रही है। प्रोडक्शन में थोड़ी सी रुकावटें आई थीं, कुल मिलाकर अब लगता है कि सब कुछ शुरू हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हल्की फुल्की रुकावटें थीं। हमें सोचना पड़ा कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है, कूलेंट ख़रीदना या शिफ्ट होना। हमें शिफ्ट होने के लिए कहा गया। कुल मिलाकर नए साल से पहले सभी इंजन चालू हो जाएंगे। क्या शेल आवरण नए साल से पहले तैयार हो जाएगा? ये फिर से किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। हम अब भी उस कंपनी के साथ अनुबंध होने का इंतज़ार कर रहे हैं जिससे हमने सहमति की थी कि हमारे शेल प्रोडक्शन को वहीं स्थापित किया जाएगा। ये कंपनी सरकारी है, ये आदि बंद है, वहाँ बहुत सख्त नियम कायदे हैं। कुल मिलाकर सारी प्रक्रियाएं हैं और हमें वहीं जाना है, सिर्फ वहीं। इसलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको छोटे संदेश में लिखा था। ऐसा नहीं है कि हम बस यूं ही बैठे मौसम का इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ सब कुछ बस बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कंपनी बहुत बड़ी है, ये रोसकॉस्मोस की है, वहाँ सारा उपकरण मौजूद है। व्लादिमीर अलेक्सेविच तो काम शुरू करने के लिए बेताब हैं, कहते हैं बस ये मशीनें चालू कर दो, मैं तुरंत सब कुछ कर दूंगा। जैसे कि और हमारे पास लाइन में नोवा 01 है, उसे फिर से बनाना नहीं है, बल्कि उसके लिए एक नया खोल तैयार करना है जो और भी उन्नत हो नोवा 01 के प्रोडक्ट वर्जन के लिए। नोवा 02 के लिए तो सामग्री मौजूद है, एक और प्रोजेक्ट के लिए भी है। ये नोवा 02 और नोवा 01 के बीच का है। मुझे उम्मीद है सबको पसंद आएगा, ये दिलचस्प होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने शायद इसका वीडियो चैट में भेजा था, आप इसे इंटरनेट पर भी खुद ढूंढ सकते हैं। बहुतों ने वह वीडियो भेजा था, सिर्फ मैंने ही नहीं। जैसे कि चीनी लोग एक ऐसे उपकरण से देवदार की फलियां इकट्ठा करते हैं जिसमें एरोस्टैटिक अनलोडिंग होती है। कुल मिलाकर हम भी ऐसा खिलौना ज़रूर बनाएंगे, बस मुझे मशीनें चालू करवा दो। सब कुछ जगह पर निर्भर करता है। अगर नए साल से पहले हम जगह तय कर लें, सारा उपकरण लगा दें, तो 1 महीने में आप नया खोल देखेंगे, अगले महीने 2 और नए खोल, फिर तो सब कुछ जैसे कन्वेयर बेल्ट से निकलेगा। कुल मिलाकर नोवा 02 के बारे में मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। इलिया सवाल पूछना शुरू कर देता है, नोवा 01 का लॉन्च कब होगा? पहले तो बुलाया था, फिर कुछ हो गया। कोई कुछ हो गया नहीं, बल्कि आमंत्रित लोगों में से एक की यात्रा के दौरान हमने उसे तोड़ दिया। वह हमारे पास बिना किसी दुर्घटना के मई से सितंबर तक उड़ता रहा और फिर अगस्त का आखिरी दिन या सितंबर के शुरुआती दिन, मुझे ठीक से याद नहीं, हमने उसे पायलट की गलती से तोड़ दिया। यह एविएशन तकनीक के लिए एक सामान्य स्थिति है, खासकर जब वह प्रयोगात्मक हो। फिर हम उसे काफ़ी समय तक ठीक नहीं कर पाए क्योंकि हम मुख्य रूप से एरोलेट पर काम कर रहे थे। बाद में हमने आखिरकार उसे ठीक कर लिया और अब वह हमारे पास है। उस पर उड़ान भरी जा सकती है और हम उड़ान भरते भी हैं।
यात्राएं कब फिर से शुरू होंगी मुझे नहीं पता, शायद जब मैं दुबई से लौटूंगा, क्योंकि हमारे बहुत से लोग सच में बाहर चले गए हैं और मेरे अलावा शायद ही कोई आयोजन करेगा। सोलर ग्रुप की ओर से सब कुछ स्पष्ट है, लेकिन एरोनोवा की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो दुबई से लौटने का इंतज़ार करें और दिसंबर में शायद हम 1-2 ग्रुप इकट्ठा करेंगे, उन्हें लाएंगे, सर्दियों में उड़ान भरेंगे। क्यों नहीं, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं दिखती। याकूतिया का क्या हाल है? वहाँ आप लोग क्या करने की योजना बना रहे हैं? कुल मिलाकर याकूतिया का क्या हाल है? याकूतिया को बहुत समय तक प्रोग्रेव किया गया, आजकल का एक आधुनिक शब्द एयरशिप्स के लिए। विभिन्न कंपनियां तो जो मौजूद हैं और जो केवल नाम की हैं, और ऐसे लोग जिनके पास ज्ञान है और जिनके पास ज्ञान नहीं है। कुल मिलाकर सभी समझते हैं कि बिना आधारभूत संरचना के बड़े क्षेत्रों में काम करना मुश्किल है। ये क्षेत्र समृद्ध हैं, ये क्षेत्र दिलचस्प हैं, और इन क्षेत्रों के विकास से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स सिर्फ आधारभूत संरचना की कमी के कारण रुक जाते हैं। डिरिजेबल एक ऐसा साधन है जो आधारभूत संरचना के कुछ हिस्सों की आवश्यकता को टाल सकता है, और इससे याकूत लोगों को और भी समृद्ध बनने में मदद मिल सकती है। मैंने गलती से एक और सवाल पढ़ लिया, एक और अधिकारियों के बारे में। अभी वापस आता हूँ। हमने आपके साथ मिलकर 1 साल में कंपनी शुरू की, पहले प्रोटोटाइप तैयार किए, बल्कि उससे भी कम समय में हम और भी जल्दी तैयार कर पाए। हमने इसे वहाँ देर पतझड़ में सर्दी की शुरुआत में बनाना शुरू किया था। मई में ये हमारे पास पहले ही उड़ रहा था, और वैसे इससे कई लोग प्रभावित भी हुए। उदाहरण के लिए मैं, जो लगातार ऑपरेशनल काम में लगा रहता हूँ, मैं इस बात को लेकर बहुत घबराता हूँ कि हम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग, जैसे कल कुछ लोग आए थे हेलीकॉप्टर वाले, वे कहते हैं आपके यहाँ तो वाकई चैम्पियन जैसी रफ्तार है, आप ये सब कैसे कर लेते हैं, आप ये सब कैसे कर पाते हैं। और तब तुम्हें एक तरह का असंतुलन महसूस होता है। रुको, मैं तो अभी अभी चिंता कर रहा था, ये सब वहाँ घूम रहा था। चैम्पियन जैसी रफ्तार, ये सुनना अच्छा लगता है, और याकूत लोगों ने भी इसकी सराहना की कि एक ऐसा समूह उभरा है, एक समूह जो तकनीक बना सकता है, एक समूह जो उसे हवा में उड़ा सकता है, जिसने हाल के लंबे समय में अपनी क्षमता को अच्छी तरह से दिखाया है। उन्होंने हमारी क्षमताओं और विकास की संभावनाओं, हमारी महत्वाकांक्षाओं और अगले 5 से 10 वर्षों के लिए हमारी योजनाओं की भी सराहना की, और उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। वे आ गए। याकूतिया के राष्ट्रपति के स्थायी प्रतिनिधि भी आए। वह हमारे पास बहुत से लोगों को अपने साथ लेकर आए और हमसे मिले। पहले हम उनके पास गए, फिर वह हमारे पास आए, और फिर हम उनके पास याकूतिया गए। जब वह आए, उन्होंने देखा कि हमारे छोटे छोटे विमान कैसे उड़ते हैं, तो बोले, समझ गया, बहुत बढ़िया, चलिए अब दिखाते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या है, यहाँ आपको क्या दिलचस्प लग सकता है। कुल मिलाकर याकूतिया में हमने शिपयार्ड देखा। स्वाभाविक है, सबसे पहले वे हमें ले गए। देखिए, हमारे पास जगह है, आपको यहाँ कोई हैंगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर असेंबल करेंगे। उन्होंने कहा, करेंगे? तो अभी तक आप क्या असेंबल नहीं कर रहे हैं? चलिए तय करते हैं कि ठीक ठीक क्या असेंबल करना है। जो आप वहाँ बना रहे हैं नई वाली, उसे यहीं असेंबल कीजिए। नहीं, चलिए पहले हम अपने यहाँ असेंबल करेंगे, फिर आपके यहाँ करेंगे। तो आपके यहाँ क्यों? हमारे यहाँ ही तुरंत असेंबल कीजिए। देखिए हमारे पास कैसी जगह है, आपके पास जगह नहीं है, हमारे पास है। चलिए मैं दिखाता हूँ। और क्या है, हम गए, टेक्नोपार्क देखे। वहाँ 2 काफ़ी नई साइट्स हैं, हाल ही में बनी हुई। उपकरण आ रहे हैं, युवा लोग आ रहे हैं। वहाँ के लड़के तरह तरह के क्वाडकॉप्टर बना रहे हैं, एसवीओ के लिए बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। वहाँ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें भी हैं और ऑटोमेटिक भट्टियाँ भी हैं, और ये सिग्नल इंटरसेप्टर क्वाडकॉप्टर भी, लेकिन सिर्फ सैन्य उपयोग के लिए नहीं। उदाहरण के लिए अग्निशमन के लिए वे ऐसे क्वाडकॉप्टर बना रहे हैं जो ख़ास तरह के मिश्रण की छोटी बम जैसी चीज़ें गिराते हैं, जो कोई पाउडर छिड़कती हैं। उन्होंने दिखाया, प्रयोग किए। कुल मिलाकर हमने उनसे बातचीत की। सबसे मज़ेदार बात, वहाँ एक आदमी से मुलाकात हुई। वह बोला, ऑगुर को जानते हो? मैंने कहा, वीडियो भेजा था। जानता हूँ, पहले उनके साथ डिरिजेबल्स बनाए थे, छोटे छोटे। कुल मिलाकर वह उन्हें याकूतिया में पहले ही ले आया था, बिल्कुल छोटे। मुझे ठीक से याद नहीं कितने क्यूबिक मीटर थे, शायद 20 तक। विज्ञापन देना चाहता था, शुरू में कुछ बन गया, फिर बनना बंद हो गया, वगैरह वगैरह। पहले उसने विश्वास खो दिया, फिर दोबारा विश्वास किया।
कुल मिलाकर वह वहाँ उनके यहाँ सीनियर इंजीनियर है। बहुत अच्छा लगा और हाँ, ये संयोग वाकई मज़ेदार था। कुल मिलाकर मैंने भी इस सब का मूल्यांकन किया, संभावनाएं और क्षमताएं समझीं, और असल में जब तक मुझे उन लोगों के पास नहीं ले जाया गया था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि वहाँ ये सब कैसे किया जाता है। जब वहाँ ले गए, सब कुछ साफ हो गया, सब समझ में आ गया। हम बस 1 और 9 बना रहे हैं, बिल्कुल वैसी ही। और वे वहाँ उसकी स्क्रू ड्राइवर असेंबली, संचालन, प्रबंधन से शुरू करते हैं और उनके पास धीरे धीरे अपनी स्थानीय टीम बननी शुरू हो जाती है। और असल में लोगों की बहुत ज़रूरत होती है, तकनीशियनों की ज़रूरत होती है जो उसे लगातार मेंटेन करेंगे। ये एक तरह की उड़ान टीम होती है जो एयरशिप के आसपास रहती है, और वे लोग भी होते हैं जो वहाँ उसकी मरम्मत करेंगे। अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो उन्हें खुद ही समझना होगा, और उनके पास इसके लिए एक आधार भी है, चलिए इसे नींव कह लेते हैं। फिर वे स्थानीय कॉलेज गए। वहाँ एक बड़ी सभा थी। वह सभा मुख्य रूप से विशेष प्रायोगिक न्यायिक व्यवस्थाओं, बाहरी पायलटों के प्रशिक्षण और इस बात पर थी कि इन सब के लिए कार्यक्रमों की ज़रूरत है जो इसी स्थानीय आधार पर बनाए जाए। तो वहाँ पर कार्य सौंपे गए। इन सभी मामलों को विस्तार से देखना था, और इसमें स्थानीय ध्रुवीय एयरलाइंस, वकील और खुद पायलट भी शामिल थे। यहाँ है सेम्योनोव सेम्योन निकोलाएविच। हाल ही में उन्होंने फ़ोन किया था। वह एक अविश्वसनीय पायलट हैं, शायद बेहद अनुभवी। यानी वह ऐसे अकेले हैं आर्कटिक पायलट जिन्होंने हर तरह के हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों सब कुछ उड़ाया है, और वो भी अलग अलग परिस्थितियों में। और यह एक परिपक्व सम्मानित व्यक्ति हैं, एक प्रतिष्ठित हीरो। शुरू में ऐसे बोले, ये डिरिजेबल एयरशिप क्या चीज़ है? और फिर ऐसे बोले, अच्छा वहाँ क्या है? कुल मिलाकर उन्हें दिलचस्पी हो गई, और अब वे पहले डिरिजेबल एयरशिप की सटीक तकनीकी जानकारी का इंतज़ार कर रहे हैं। उसमें कितनी सीटें हैं, वह किससे चलता है, उसमें क्या भरा जाता है, यहाँ क्या है क्या नहीं। कुल मिलाकर उन्होंने बहुत से सवाल पूछे। अभी भेजने का समय नहीं मिला, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें इसमें दिलचस्पी आ गई है। और वहाँ यह किसे दिलचस्प लग सकता है? ये बहुत लोगों के लिए दिलचस्प हो सकता है। कुल मिलाकर अभी हमारे यहाँ आर्कटिक उत्तरी समुद्री मार्ग का बहुत व्यापक विकास हो रहा है, और वहाँ एक परिवहन ऊर्जा ढांचा बनाया जाएगा। शायद अब इसे इसी नाम से पुकारा जाता है। यानी वहाँ अतिरिक्त विद्युत उत्पादन की क्षमता स्थापित की जाएगी, और इन्हें स्थापित करने के लिए इन्हें वहाँ पहुँचाना होगा। ये मुख्य ग्राहक होंगे। सबसे अधिक संभावना है परिवहन के लिए और निकट भविष्य में भारी माल के लिए। समुद्र के रास्ते वे इसे उत्तरी समुद्री मार्ग से लाएंगे और फिर महाद्वीप के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचाना होगा। इसी के लिए एयरशिप्स, डिरिजेबल्स पर विचार किया जा रहा है। खनिज संपदा, ये भी सभी को पता है। याकूतिया में इनकी कई किस्में पाई जाती हैं, और लोगों की इसमें रुचि भी है। मशीनरी वहाँ ले जानी है और खनिज वहाँ से लाने हैं, और सबसे अधिक संभावना है कि यही संसाधन निकालने वाली और कुछ अन्य कंपनियां मुख्य ग्राहक बन सकती हैं। वे इस परियोजना के पक्ष में हैं और इसकी योजना पर काम शुरू हो चुका है। वैसे खुद याकूतिया भी इसमें शामिल है। उसे क्या चाहिए? वहाँ के लोग स्वाभाविक है डाक, खाद्य सामग्री, ईंधन की आपूर्ति में रुचि रखते हैं। वाइल्डबेरीज और ओजोन जैसी सेवाओं में हैरानी की बात नहीं। वहाँ के लोग भी खरीदें, बटन दबाना चाहते हैं और अपना ऑर्डर पाना चाहते हैं। याकुत्स्क में तो कुल मिलाकर सब कुछ ठीक है। आसपास के शहरों, प्रमुख केंद्रों, क्षेत्रों और क्षेत्रीय मुख्यालयों में भी सब कुछ सामान्य है। लेकिन जैसे जैसे आप क्षेत्रीय केंद्रों से दूर जाते हैं, सब कुछ और जटिल होता जाता है। कुल मिलाकर अगर हम इस पूरे मामले को समग्र रूप से व्यवस्थित करें, जैसा कि हम अभी कर भी रहे हैं, तो इसमें बड़े बड़े परिवहन और ऊर्जा परियोजनाएं भी हैं और स्थानीय ज़रूरतें भी। हालांकि स्थानीय वहाँ का आकार दुनिया के कई देशों से बड़ा है, तो ये सब मिलकर एक संतुलित तस्वीर बनाता है, और यह तस्वीर बन भी रही है। ऐसे में याकुतिया खुद, याकुतिया की प्रशासन खुद आयोजक और ग्राहक की भूमिका निभा सकती है। बड़ी कंपनियां जिनके पास बड़ी पूंजी है, हम उनके लिए ठेकेदार और कार्यान्वयनकर्ता की भूमिका में है। कुल मिलाकर याकुतिया में स्थिति कुछ ऐसी ही है। सच कहूँ तो मैं यहाँ वापस आ गया हूँ। यहाँ स्थानांतरण है, और एक बार फिर हम अपनी संयुक्त कार्य की समय सीमा को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन वहाँ बड़ी कंपनियाँ थीं जो ठीक उन्हीं आवश्यक वस्तुओं और अन्य चीज़ों का काम करती हैं
वे हमारे लिए माल परिवहन का नक्शा तैयार करते हैं, कितना, कहाँ से, कब और इसी तरह की अन्य बातें। यानी अब हमारे पास तकनीकी आर्थिक गणना के लिए एक आधार तैयार हो रहा है। संभव है या असंभव? अगर संभव है तो कितना, किस प्रकार के माल के साथ, किस आकार की खेपों में? यानी हमें या तो एक रणनीति बनानी होगी या किसी मौजूदा तंत्र के अनुसार ढालना होगा, जो कि वांछनीय नहीं है। बेहतर है कि तंत्र को सीधे कार्य के अनुसार ही तैयार किया जाए, स्वाभाविक रूप से। जहाँ तक याकूतिया की बात है, मुझे लगता है कि वहाँ निश्चित रूप से एयरशिप उड़ेंगे। हम क्या करने की योजना बना रहे हैं? मुख्य सवाल है आगे क्या विकसित किया जाए। संबंध, साझा परियोजनाएं बनाना, स्थानीय विधायकों को एक अनुकूल आधार तैयार करने में आशा, विश्वास और सहायता करना, और साथ ही खुद भी पीछे न रहना, अपनी परियोजनाओं के साथ समय पर आगे बढ़ना, क्योंकि सभी के पास समय की कमी है, स्वाभाविक रूप से। हालांकि यहाँ सब कुछ काफ़ी उचित है। सभी को अच्छी तरह समझ है कि एयरशिप कल ही नहीं आई है और यह तकनीक जटिल है और यह एक समग्र मुद्दा है। जहाँ तक दूसरी उत्पादन साइट या पूरे उत्पादन के स्थानांतरण की बात है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। डिज़ाइन ब्यूरो यहीं है, हमारा उत्पादन यहीं है, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि ये अनुभवी है और अनुभवी उत्पादन को डिज़ाइन ब्यूरो के पास ही होना चाहिए। और जैसे ही अनुभवी उत्पाद तैयार हो जाता है, उदाहरण के लिए, तो किसी अन्य क्षेत्र में असेंबली के स्थानीयकरण के बारे में स्वाभाविक रूप से सोचना शुरू किया जा सकता है। और यही मॉडल न केवल हमारे देश के क्षेत्रों के साथ बल्कि अन्य देशों के साथ भी काम करता है। जो हम अब दुबई में पेश करने जा रहे हैं वह एक क्रमिक दृष्टिकोण है। पहले यहाँ पर उपकरण का प्रायोगिक निर्माण किया जाता है, फिर वहाँ पर असेंबली का स्थानीयकरण किया जाता है। ये तो स्पष्ट है कि आगे चलकर, जैसे कि हमारे देश में अभी हो रहा है, जब आप कुछ उत्पादन प्रक्रियाओं का स्थानीयकरण शुरू करते हैं तो आप तुरंत ऐसा उत्पादन नहीं बना सकते जो पहले कभी ऐसा कुछ देखा भी ना हो और वह तुरंत उत्पादन शुरू कर दे। ऐसा नहीं होता। पहले तैयार उत्पाद लाया जाता है, फिर कुछ किट्स, बड़े बड़े ब्लॉक्स लाए जाते हैं, वे असेंबल किए जाते हैं, फिर यह सब धीरे धीरे छोटा होता जाता है और फिर अलग अलग जगहों से छोटी छोटी पुर्जियाँ आने लगती हैं। वे किट्स में बदल जाती हैं, वे उत्पादों में बदल जाती हैं और फिर छोटी छोटी पुर्जियों के लिए उनके निर्माण की संभावनाएं तलाशना शुरू होता है। उन्हें स्थानीय रूप से बनाने या बदलने के तरीके खोजे जाते हैं वगैरह। तो मॉडल सबके लिए एक ही है, अफ्रीकी। हम वहाँ उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, मुझे याद नहीं कौन सा देश है। असल में मैंने उन वार्ताओं में अपनी भूमिका निभा दी है। वो भी यही कहते हैं, चलिए हमारे यहाँ उत्पादन का स्थानीयकरण करते हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हम एक स्थानीय कंपनी खोलते हैं, उस कंपनी में पैसा डालते हैं। हमारे यहाँ एयरशिप्स का निर्माण कब शुरू होगा? दोस्तों, अपने समय पर, जल्द ही। उन्हें तो बहुत जल्दी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल हर चीज़ के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। तो क्या रोसकॉस्मोस छोड़ना सही था, अगर अंत में फिर से अधिकारियों के नियंत्रण में ही आना था? सवाल है। लेकिन रोसकॉस्मोस से गया कौन था? क्या मैं खुद? हाँ, मैं गया था। फिर से अधिकारियों के नियंत्रण में आना? अरे, हम सब तो देश के नागरिक हैं, सबके पास पासपोर्ट है, देश के कानून है, इसमें अधिकारियों का नियंत्रण कहाँ से आ गया? शायद यह बात मेरे किसी एकालाप के संदर्भ में थी, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह किससे जुड़ा है। शायद बात उत्पादन क्षेत्रों की हो रही है कि हम वहाँ वापस जा रहे हैं। वहाँ कोई ऐसे अधिकारी नहीं हैं जो इस सब पर नियंत्रण रखते हों। वहाँ ऐसे अधिकारी हैं जो उल्टा मदद करते हैं ताकि सब कुछ जल्दी हो जाए। उन्हें खुद भी इसमें दिलचस्पी है, उनका काम ही है निगरानी करना। तो दो सवाल हैं, किस चरण पर हैं हम? गोंडोला का क्या हाल है? क्या गोंडोला को जोड़ना शुरू कर दिया है या अभी भी पुर्जों की गणना चल रही है? गोंडोला को जोड़ना शुरू कर दिया है, केसन वाला हिस्सा बनाना भी शुरू कर दिया है। ये निचला हिस्सा है, वही फर्श भी है, वही बैलास्ट के लिए टैंक भी है, वही एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट भी है। इस हिस्से को जोड़ना शुरू कर दिया है। गोंडोला के ऊपरी हिस्से को भी जोड़ना शुरू कर दिया है। पुर्जे कटिंग में जा रहे हैं, बेंडिंग में जा रहे हैं, कटिंग में, बेंडिंग में, और फिलहाल सब कुछ एक जगह इकट्ठा हो रहा है। कुछ हिस्सों को रिवेट किया जा रहा है। समझ में आ रहा है कि जिग्स के कोण बदलने होंगे, जिग्स को फिर से बनाना होगा, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो गई है। फ़िलहाल थोड़ा धीमा चल रहा है फिटिंग्स की वजह से। कई तरह की जटिल सतहों के कारण धातु मुड़ती है और उसमें पहले से ही लेज़र से रिवेट के लिए छेद काटे गए हैं। मुड़ने के बाद ये छेद मेल नहीं भी खा सकते,
इसलिए जिग्स को फिर से तैयार किया जाता है। वहाँ थोड़ा थोड़ा कोण बदला जाता है ताकि सब कुछ सही से मुड़े और रिवेट हो सके। उदाहरण के लिए कुछ सीधे कोण जैसे 90 डिग्री वाले पहले ही तैयार कर लिए गए हैं, ये हिस्से ठीक हैं, लेकिन वहाँ कुछ अन्य कोण हैं जो अनियमित आकार के हैं। कुल मिलाकर तो फिलहाल प्रक्रिया इसी तरह चल रही है। डिज़ाइनर ने सब कुछ कर दिया है, तकनीशियन भी कुल मिलाकर सब कुछ कर रहे हैं। क्या विमान को उड़ान परीक्षणों के लिए इकट्ठा किया जा सका? नहीं, उड़ान परीक्षणों तक एयरोलेट अभी नहीं पहुंचा है। इसके पीछे कई कारण है। इसमें आवरण है, पूंछ का संचालन तंत्र है, पूंछ संचालन तंत्रों पर दिशा बदलने वाले उपकरण हैं, बैटरियां हैं, ऑनबोर्ड कंप्यूटर है, मुख्य इंजन है, घूमने वाली मशीनें हैं, पूरी ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली है, वीजीएस प्रणाली है, सभी नाक और पूंछ के सुदृढ़ीकरण है। पूछेंगे कि क्या नहीं है? असल में उसे असेंबल करने के लिए समय नहीं है, बार बार शिफ्टिंग और दुबई जाने के कारण। ये बहुत मुश्किल है। सच कहूँ तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हमारे पास कोई ऐसी टीम नहीं है जिसे हवाई अड्डे पर होना चाहिए। ये फ़्लाइट इंजीनियर्स होते हैं जो तैयारी, असेंबली, मेंटेनेंस, उड़ान और फिर से असेंबली का काम कर सकते हैं। ये टीम उन लोगों से बनती है जो डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। हम इस टीम को बना रहे हैं और मैं भी उनके साथ मेरी अगुवाई में वहाँ जाता हूँ। हम कुछ असेंबली सेटिंग्स वगैरह करते हैं और इस तरह बार बार वहाँ जाना आसान नहीं है। आमतौर पर हम हफ्ते में 2 बार जाते थे, लेकिन अब हाल ही में शिफ्टिंग की वजह से ये यात्राएं पूरी तरह से रुक गई हैं। और डेनिस फिलिपोव ने भी हाल ही में छोटे फ़्लाइट कंट्रोलर तैयार किए हैं। मैंने शायद पहले भी बताया है, लेकिन मैं फिर से याद दिला सकता हूँ। वहाँ एक बड़ा केंद्रीय कंप्यूटर होता है, उसके बाद फ़्लाइट कंट्रोलर आता है। फ़्लाइट कंट्रोलर से एक विस्तृत ऑप्टिकल नेटवर्क जानकारी के आदान प्रदान के लिए जाती है। हर ऑप्टिकल शाखा के अंत में एक रिसीवर होता है जो कि कंट्रोलर भी है। वह ऑप्टिकल सिग्नल को प्राप्त करता है, उस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। इसके बाद वह समझता है कि यह सिग्नल किसके लिए है, क्योंकि उससे कई डिवाइस जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए उससे कुछ सेंसर भी जुड़े हो सकते हैं, जैसे तापमान, दबाव या कुछ और। उसी से किसी इंजन का कंट्रोलर भी जुड़ सकता है, उदाहरण के लिए यहाँ तक कि मुख्य इंजन का भी, या फिर पंखे का कंट्रोलर, दबाव सेंसर आदि। कुल मिलाकर इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। वह समझता है कि सिग्नल किसके लिए है और उसे निष्पादन डिवाइस तक रिले कर देता है। और ठीक यही चीज़ें हमने नोवा 01 के लिए अपने स्तर पर बनाई थीं। हम इन्हें खुद बना रहे थे और एयरक्राफ्ट के लिए हमने खुद को एक जाल में फंसा लिया। हमने फाइनल डिवाइस बनाना शुरू कर दिया जो नोवा 2 में भी इस्तेमाल होगा, और इसी वजह से हमारे पास नोवा 01 के लिए दिखाना चाहिए था। अगली बार दिखाऊंगा कि असल में वह कैसा दिखता है। नोवा 01 के लिए ये विभिन्न खरीदी गई प्लेटों से बनी एक मल्टी लेयर प्लेट है, जिसमें हमने कुछ चीज़ें बाहर निकाली, कुछ चीज़ें जोड़ी, आपस में जोड़ा, मिलाया और इस तरह एक ऐसा पाई बना लिया जैसे किसी पोस्ट एपोकैलिप्सिस से निकला हो। और सब कुछ काम कर रहा था, लेकिन यहाँ हमने सीधे अपनी आर्किटेक्चर को प्लेट पर तैयार किया, सब कुछ खुद से डिज़ाइन किया। और इसी वजह से इन प्लेटों को बनाने में कई बार दोहराव हुआ और हमारे इंजीनियरों से भी कुछ गलतियाँ हुई। वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स थीं, जैसे कि एक माइक्रोचिप में होती हैं, मुझे नहीं पता, कोई भी खोल कर देख लें। जो लोग नहीं समझते उनके लिए यह मुश्किल है। कुल मिलाकर वहाँ सब कुछ जटिल है। मैंने इस छोटे से क्यूब में गलती कर दी और फिर से शुरू करना पड़ा। कुल मिलाकर हमारी तरफ से और निर्माण की तरफ से भी कई बार दोहराव हुआ। वहाँ भी हमेशा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाना संभव नहीं था, वे भी 2 तरफा और जटिल थे। कुल मिलाकर बोर्ड तैयार हो गए, हमने उन पर सब कुछ सोल्डर कर दिया और आज हमारे लोग वस्क्रेसेंस गए हैं उन्हें स्थापित करने, चालू करने और देखने की कोशिश करने के लिए। अभी पहली चुनौती यही है। देखिए हमारे पास नोवा 01 कैसे रखी जाती है। नोवा 01 एक हैंगर में खड़ी है, उसके पास एक पावर सप्लाई जुड़ा है, पावर सप्लाई स्मार्ट सॉकेट के साथ, स्मार्ट सॉकेट में। स्वाभाविक है, उदाहरण के लिए हम इसे सुबह अपने फ़ोन से चालू करते हैं, पावर सप्लाई ऑन हो जाता है, ऑनबोर्ड कंप्यूटर चालू हो जाता है। वह सेंसरों के ज़रिए देखता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, बैलूनेट में हवा का दबाव बनाए रखता है, आकार बनाए रखता है। कुल मिलाकर वह खड़ा रहता है, कभी कभी हल्की आवाज़ करता है और हमेशा संपर्क में रहता है। प्रोग्रामर उसमें लॉगिन करते हैं और लगातार उसमें सुधार करते रहते हैं, परीक्षण करते हैं, विभिन्न सिस्टम्स को चालू करते हैं।
कभी वीडियो कैमरे चालू करते हैं, ट्रैफिक चेक करते हैं, कुछ बदलते हैं। कुल मिलाकर यह फ़िलहाल एक अंतहीन प्रक्रिया है और एरोलेट उसके पास ही खड़ा है। उसके बैलूनेट से हवा स्वाभाविक रूप से वॉल्व के ज़रिए निकल गई है, दबाव गिर गया है, पंख लटक गए हैं। वह उदास सा है, उड़ने की कोशिश करता है, उस पर जाली तनी हुई है। तो कुल मिलाकर पहली चुनौती यही है, इन प्लेट्स की मदद से सबसे पहले उसे भी वही क्षमता देना, हमेशा दबाव में रहना और लगातार संपर्क में रहना। मुझे लगता है ये काम मेरे बिना भी स्वाभाविक रूप से इस हफ्ते में पूरा कर लेंगे और अगले हफ्ते से लड़के उसे फिर से जीवित करने, इंजन चालू करने और बाकी सब कुछ शुरू करने में लग जाएंगे। हमारे आने से पहले शायद वह उड़ान नहीं भरेगा, लेकिन वादा किया है कि हमारे आने तक यह तोहफ़ा तैयार कर देंगे। एरोलेट के साथ तो बहुत मज़ेदार किस्सा हुआ। कुल मिलाकर दिमित्री सर्गेविच खमेल, जो इस प्रकार के उपकरणों के मुख्य डिजाइनर हैं, वैज्ञानिक तकनीकी परिषदों में लगातार बहस करते, तर्क देते और अपनी बात साबित करते रहते थे। यह बहस एक तरह से वैज्ञानिक होती है, लेकिन सामान्य बहस से अलग होती है इस बात पर कि एरोलेट एक जीवनक्षम मॉडल है कि कुल मिलाकर हाइब्रिड डिरिजिबल्स की ज़रूरत है और वे महत्वपूर्ण हैं। और एक समय ऐसा आया जब टीम के पर्याप्त सदस्यों को यह यकीन हो गया कि यह करना चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक तकनीकी परिषद अभी भी कई कारणों से पारित नहीं हुई थी, क्योंकि वहाँ एक नियमावली है जिसके अनुसार, उदाहरण के लिए, नोवा 2 जैसे उत्पाद को हमने लॉन्च करने से पहले स्वीकार किया था। जुबकेविच यह सब तैयार कर रहे थे दिमित्री सर्गेयेविच के लिए, क्योंकि इसका आकार असामान्य था, इसमें कुछ प्रयोगात्मक था और अन्य बातें भी थीं। वे इसका कुछ हिस्सा पार नहीं कर सके और एक समय ऐसा आया जब एक निर्णय लिया गया, लगभग अनुमान के आधार पर मेरे द्वारा, इसे सबसे कम समय में बनाना होगा। ये सब कहीं गर्मियों के बीच में हो रहा था और हम सितंबर तक इसे लॉन्च करने की योजना बना रहे थे, यानी 2 महीनों में। वहीं से ये समय सीमा तय हुई। स्वाभाविक है 2 महीनों में इसे पूरी तरह से शून्य से विकसित करना, बनाना, असेंबल करना और लॉन्च करना, यह असंभव है। तो गर्मियों के बीच तक अगर यह हमारे पास इस साल उड़ान भरता है तो मैं इसे औसत विकास गति कहूँगा। स्वाभाविक है हम इसे थोड़ा तेज़ भी कर सकते थे, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसमें सच में बहुत सारी नई चीज़ें हैं, सिर्फ कंट्रोलर ही नहीं बल्कि खुद की फ्रेम, टेल असेंबली और वे कैसे जुड़ते हैं। नोवा 01 में सब कुछ आसान है क्लासिक तरीके से। वहाँ एक खोल है, उस पर टेल असेंबली लगती है, वह 4 रस्सियों से खींची जाती है और चूंकि वह खींची हुई है सब कुछ वह मजबूती से टिकी रहती है। यहाँ तो एक तरफ खोल है, यहाँ वह खींची हुई है, बस वह मजबूती से टिकी रहती है। लेकिन वहाँ ये रस्सियाँ हैं, रस्सियाँ काफ़ी मजबूत एरोडायनामिक प्रतिरोध पैदा करती हैं। दिमित्री सर्गेविच खमेल ने इन सब चीज़ों को स्वाभाविक रूप से नकार दिया। उनका उपकरण तो डायनेमिक है और ऊपर से तेज़ भी, और उनके यहाँ ये टेल असेंबली एक स्पेशल फ्रेम पर टिकी होती है। इस स्पेशल फ्रेम को खोल के साथ मिलाना था। यह निश्चित रूप से दिलचस्प था। बहुत सारी नसें, तनाव और प्रतिभा इसमें खर्च भी हुई, साथ ही अर्जित और इस्तेमाल भी हुई ताकि यह सब कुछ इकट्ठा किया जा सके। कुल मिलाकर यांत्रिक रूप से यह असेंबल्ड है और तैयार है, कंपोनेंट्स के हिसाब से भी यह असेंबल्ड है और तैयार है। अब बस इसे जीवित करना और चालू करना बाकी है। बस आखिरी कुछ न्यूरॉन्स की कमी थी। न्यूरॉन्स भी इकट्ठे हो गए हैं। वैसे उलियाना, क्या तुम ला सकती हो? वह दिमा ओनरलोव के पास पड़ा है। ये ऐसी चौकोर माइक्रोचिप्स हैं, कम से कम दिखा दूं कि ये क्या है। उम्मीद है जल्द ही उड़ान भरेगा। असल में ये सच में उड़ान भरेगा। वहाँ एक माइक्रोलाइट भी है। कुछ लोगों ने उसे तस्वीरों में, वीडियो में देखा है। हमने तो एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, हालांकि वह भी अलग अलग कारणों से जारी नहीं हो पाया। इस माइक्रोलाइट को सर्गेई स्विनिन बना रहे हैं, जो एक अनुभवी डिज़ाइनर हैं, दिमित्री सर्गेयेविच खमेल के सहपाठी हैं और मॉस्को एविएशन इंस्टीट्यूट के कर्मचारी हैं। हमारी सर्गेई से जान पहचान तो उस समय से है जब हमने यह डिरिजेबल प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं किया था, बल्कि इसी प्रोजेक्ट की तैयारी के दौरान हुई थी और हमने उनका वह माइक्रोलाइट भी देखा है। तो कुल मिलाकर जब टीम बना रहे थे, दिशा चुन रहे थे, तब हमने सभी डिरिजेबल विशेषज्ञों से बात की थी और ये माइक्रोलाइट भी डिरिजेबल टाइप की ही तकनीक है। लेकिन अगर एक और क्लासिक है तो दूसरी ओर हाइब्रिड भी है। तो गहरी हाइब्रिडिटी की अवस्था ये है कि जब समझ ही नहीं आता, कम से कम मुझे तो नहीं, कि उसमें हीलियम क्यों डालना है जब वह एक फ्लाइंग विंग है।
आप उसमें हवा भरिए और उड़ाइए, फिर उसमें एरोस्टैटिकली लोड कम करने की क्या ज़रूरत है। हालांकि इसमें कुछ तर्क ज़रूर है कि उसे एरोस्टैटिकली थोड़ा हल्का किया जाए, लेकिन कभी इसकी ज़रूरत होती है, कभी नहीं होती। कभी कभी चाहिए, कभी नहीं चाहिए। कुल मिलाकर ये पूरी तरह से प्रयोगात्मक उपकरण है और ऊपर से ये बहुत छोटे भी होते हैं। मैं यही कहना चाहता था, छोटी चीज़ को उड़ाना संभव है, किसी भी आकार और रूप की। सवाल है कि क्या इसे बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है। और इसलिए यह विश्वास है कि एरोलेट उड़ जाएगा, वह ज़रूर उड़ जाएगा। वह अच्छा प्रदर्शन करेगा या नहीं, यह हमारी संचालन क्षमता पर निर्भर करता है। सबसे अधिक संभावना है कि वह अच्छा ही करेगा। अच्छा प्रदर्शन करना, क्या हम इसमें समझ पाएंगे कि वह कैसा व्यवहार करेगा और क्या बड़े उपकरण की ज़रूरत है या नहीं। इसके लिए हमें बड़ा वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य करना होगा, वहाँ ढेर सारे डेटा इकट्ठा करना, फिर उन्हें प्रोसेस करना, संक्षेप में स्केलिंग देखना, गणना करना। यह काम भी हम कर लेंगे, स्वाभाविक है। तो बस बनाते हैं, जल्द ही तैयार हो जाएगा। उलियाना कंट्रोलर लेकर आई। दीमा दौड़ता हुआ आया, ये देखने कि उसने उसे कहाँ ले गई। इधर दो। ये एक छोटी सी माइक्रोचिप है। यहाँ 2 ऑप्टिकल पोर्ट हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट। यहाँ सभी एग्जीक्यूटिव डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। ऊपर की तरफ अतिरिक्त पिन कनेक्शन भी हैं। यहाँ सेकंड लेवल की और भी बोर्ड्स लगाई जाती हैं। ये सब भी पहले से तैयार हैं और यह चीज़ सभी मानकों के अनुसार बनाई गई है। हम तो उड़ान नहीं भर पाए, इन्हें बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ा। हमारे कंट्रोल सिस्टम के डेवलपर दीमा ओनरलोव के पास, जैसा कि मैंने समझा, समय का कोई एहसास नहीं है। जब दीमा कहता है कल, तो इसका मतलब होता है कभी नहीं। जब वह कहता है आज, तो इसका मतलब है शायद अगले 1 महीने के भीतर। यही है उसका कल 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 कल। बिल्कुल इसी वजह से छोटे उपकरण बनाए जाते हैं। छोटे उपकरणों पर आप पूरी विकास प्रक्रिया कम समय में पूरी कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल बिठा सकते हैं, हर किसी की खासियतें भी समझ सकते हैं। जब बड़े प्रोजेक्ट्स की योजना बनती है तो इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। अब सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या हर चरण के लिए फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, या ऐसा भी हो सकता है कि आमदनी पहले आ जाए और फंडिंग की ज़रूरत ही पूरी तरह से ख़त्म हो जाए? दोस्तों, ऐसा मौका है कि हम दुबई में किसी डिलीवरी में देरी वाले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सकते हैं, यानी किसी बड़े गंभीर एयरशिप की प्री सेल कर सकते हैं और फंडिंग के तहत किसी ने उसे ख़रीदा तो एडवांस में हमें कुछ रकम मिल जाएगी, जिससे हम कुछ विकास कार्य शुरू कर सकते हैं। फिर अगला चरण आएगा। यह पूरी तरह संभव है कि इससे हमारी सारी स्थायी खर्चें, ऑफिस वगैरह सब कवर हो जाएं। क्या ऐसा विकल्प है? हाँ, ऐसा विकल्प है। इसकी संभावना कितनी है? काफ़ी ज़्यादा है। हम कोई उड़न तश्तरी नहीं बना रहे हैं, हम वही तकनीक बना रहे हैं जो पहले से मौजूद थी। सभी भौतिक सिद्धांत स्पष्ट हैं, इसके निर्माण में कोई तकनीकी बाधा नहीं है। यह वास्तव में 21वीं सदी की एरोनॉटिक्स तकनीक में एक खाली जगह है। हमारी टीम मजबूत है, हम इसे दिखाने और साबित करने में सक्षम हैं। यानी इसमें कोई भी रुकावट नहीं है कि हम पहला ऑर्डर लिटरली 1 हफ्ते के अंदर ही ले लें। जाहिर है इसमें कुछ बारीकियां और संयोग होते हैं और बाकी की बातें भी हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आगे क्राउड फंडिंग के साथ क्या होगा, यह अभी केवल अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। असल में क्या होगा, अगर ग्राहक किसी दूसरे देश से होगा तो हम उसके साथ किस कानूनी तंत्र के तहत काम करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप खबरें पढ़ते हैं तो अभी दुबई से सीधे यहाँ पैसे भेजना मना है। ये किसी वजह से प्रतिबंधित है, शायद किसी कारणवश, लेकिन सब कुछ बदलता रहता है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। असल में मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि हर चरण के लिए फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। हमने कहा था कि हम 3 से 5 साल या 5 साल के लिए हैं। अब 1 साल बीत गया है और इस 1 साल में मैंने समझा है कि बड़े ग्राहकों की तरफ से काफ़ी रुचि है। बड़े, लेकिन यह कोई सामान्य खरीदारी नहीं है जैसी हमें आदत है, दुकान में जाना, पैसे देना और सामान ले लेना। ये असल में एक तरह की कार्यकारी टीम का निर्माण है जो काफ़ी लंबे समय तक, 6 महीने, 1 साल, मिलकर किसी संयुक्त परियोजना पर काम कर सकती है। न सिर्फ डिवाइस का स्वरूप तय करती है,
बल्कि उस पूरी आर्किटेक्चर को भी बनाती है जिसमें ये डिवाइस जाएगा, चाहे वह मॉनिटरिंग हो, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स हो, कुछ भी हो सकता है। कुल मिलाकर हमने ये प्रक्रियाएं पहले ही शुरू कर दी हैं और वे चल रही हैं। तो निकट भविष्य में बाहरी धन भी आएगा, किसी न किसी ग्राहक, प्री ऑर्डर या सीधे भुगतान के रूप में। निकट भविष्य में निश्चित रूप से ये आएंगे। क्या ये समय के साथ फैले रहेंगे? सबसे अधिक संभावना है हाँ, ऐसे ही रहेंगे। ये सब चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। कोई भी ऐसे ही लिया खरीदा ऐसा नहीं करता सिवाय गुलामों के, और हमें उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। क्या हम समय पर कर पाएंगे, या फिर क्या हमें पूरे 5 साल तक क्राउड फंडिंग फाइनेंसिंग को खींचना पड़ेगा? मुझे उम्मीद है कि नहीं, और मुझे यकीन है कि फाइनेंसिंग और भी गंभीर रूप से आगे बढ़ेगी। देखिए, हम आपके साथ मिलकर नई 2 को भी हवा में उड़ाएंगे। यह एक ऐसा उदाहरण होगा जो हमारे पास जो उड़ रहा है, नई 0.1 उससे कई गुना आगे होगा, लेकिन वह भी उड़ रही है। और अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां आकर कहती हैं, बहुत बढ़िया, शानदार, चलिए मिलकर काम करते हैं। हमारे पास वहाँ अरबों पड़े हैं जो अभी तक कमाए नहीं गए। आपकी तकनीक की हमें बहुत ज़रूरत है। अगला साल सबसे अधिक संभावना है परियोजनाओं का साल होगा, यानी हम ग्राहकों के साथ मिलकर इन परियोजनाओं पर काम करेंगे। यह भी संभव है कि किसी तरह की, जैसा कि हमने इसे कहा, लक्षित फंडिंग शुरू हो जाए किसी खास विकास या किसी खास उत्पाद के लिए, लेकिन पूरी तरह से आत्मनिर्भरता हासिल करने की उम्मीद अगले साल बिल्कुल नहीं है, अगर कोई चमत्कार न हो जाए। ये हमारे लिए शायद 26वां साल होगा, लेकिन 27वां, 28वां, उसमें बहुत बड़ा मौका है। बिल्कुल, तब सब कुछ आत्मनिर्भरता के आधार पर आगे बढ़ेगा। और ये सवाल कि क्या इस तंत्र के लिए जो अब भी काम कर रहा है फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, इसे हम देख लेंगे। याकुतिया एयरशिप्स का ऑर्डर दे रहा है क्योंकि सरकार पिछले 20 सालों से इल 114, लाडोगा, MS-21 जैसे विमान नहीं बना पा रही है, और इसी तरह आगे भी। नहीं, सिर्फ यही नहीं, विमान तो बेशक अच्छी बात है, लेकिन एयरशिप तकनीक कुछ अलग तरह की तकनीक है। ये ठीक वैसे ही है जैसे यात्री कारें, उनमें जीप्स होती हैं, ट्रक होते हैं, बहुत भारी ट्रक होते हैं जैसे बेलाज, साथ ही ट्रैक्टर, खुदाई करने वाली मशीनें और तरह तरह की निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाली पहिएदार मशीनें भी होती हैं। ये सब अलग अलग होती हैं। और इसी तरह एयरशिप को भी विमानन तकनीक माना जाता है, हालांकि मैं इसे ख़ास तौर पर वायुपोत तकनीक कहूँगा, क्योंकि यह फिर भी कुछ अलग है। ख़ासकर जो संतुलित एयरशिप है वह न तो विमान है न ही हेलीकॉप्टर, वह आखिरकार वायुपोत तकनीक है, और इसकी अपनी अलग विशेषताएं हैं। और इसकी ये नई विशेषताएं नई संभावनाएं और नई जगहें खोलती हैं। विमानों की भी ज़रूरत है, और सभी, चाहे वो इल 114 हो, लाडोगा, बाइकॉल या MS-21, ये सब अलग अलग तकनीकें हैं। यानी एयरशिप तकनीक वही समस्याएं हल करती है जो इस दूरस्थ क्षेत्र के लिए ज़रूरी हैं, इसलिए याकुतियाँ इन्हीं पर भरोसा करती है। वे विमानों को बाहर नहीं करते, उन्हें फिर भी विमानों की ज़रूरत है, वे विमानों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एयरशिप्स भी ज़रूरी हैं। क्या भविष्य में एयरशिप्स की स्वचालित असेंबली रोबोट्स द्वारा करने की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा, या सभी एयरशिप्स हाथ से ही असेंबल किए जाएंगे? असल में यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। प्रोटोटाइप बनाना कई तरीक़ों से संभव है। कहीं हाथ से काम होता है, कहीं मशीनीकरण किया जाता है, कहीं रोबोटिक तरीके से, कहीं ये आउटसोर्सिंग के ज़रिए किया जाता है, कहीं अपनी ताकत से, कहीं मिलजुल कर प्रयासों और सामग्रियों के साथ प्रायोगिक उत्पाद बनते हैं। लेकिन हमारे इस परियोजना का असली उद्देश्य इनका सीरियल प्रोडक्शन, श्रृंखलाबद्ध उत्पादन संगठित करना है। और ग्राहक भी दिलचस्प हैं, जो कुछ कम से कम 10 उपकरणों के लिए ऑर्डर देते हैं। अगर 100 के लिए हो तो और भी शानदार। और इन्हीं के साथ लक्षित वित्त पोषण के तहत उद्यम स्थापित किए जाएंगे। ये ऐसे नहीं होता जैसे कि आप योजना बना रहे हैं लोगों से या रोबोटों से। उत्पादन के संगठन के नियम होते हैं और एक लक्ष्य होता है। किसी भी कार्य के लिए समय सीमा और लागत होती है, और आप समझते हैं कि इन समय सीमाओं और लागत में कृपया हाथ से काम, बहुउद्देशीय मशीनें, कुछ नया आविष्कार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सीरियल प्रोडक्ट्स हैं तो किस प्रकार के हैं? कुल मिलाकर स्वाभाविक है कि बड़े पैमाने और भारी मात्रा में उत्पादन के लिए मशीनीकृत, स्वचालित, रोबोटिक फैक्ट्री यह किसी भी उद्यम के लिए अनिवार्य है। अगर ये कोई व्यक्तिगत उत्पाद है तो लोगों के बिना निश्चित रूप से काम नहीं चलेगा। तो सब कुछ कार्य पर निर्भर करता है।
हम 21वीं सदी में रहते हैं और इन सब चीज़ों को स्वचालित, मशीनीकृत, रोबोटिक बनाना ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ की एक उचित सीमा होती है और कहीं कहीं हाथ से किया गया काम अपरिवर्तनीय होता है। इसलिए स्वाभाविक है कि सब कुछ मिला जुला ही रहेगा। आप नोवो 35 के फ्रेम की त्रिआयामी मॉडल को कब तक बनाना पूरा करेंगे? उसके लिए सब कुछ तैयार है। वहाँ किरणें कुल मिलाकर कई हिस्सों से बनी हैं। ये जो हिस्से इकट्ठे किए गए वे सभी तैयार हैं। वे रिंग्स जिन पर ये किरणें लगाई जाती हैं छोटे छोटे तत्वों से बनी हैं। छोटे तत्व भी तैयार हैं और शायद अगर हम उस ऑफिस से न हटे होते तो अब तक इसे इकट्ठा भी कर चुके होते। हम पहले ही कॉरिडोर में इसे फिट करने की कोशिश कर चुके थे। इसकी लंबाई 6 मीटर से थोड़ी ज़्यादा है और हमारे पास यह आ जाती थी, लेकिन हम वहाँ से शिफ्ट हो गए। यहाँ शुरू में हमारे पास डिब्बों, सामान, फर्नीचर, कंप्यूटर उपकरण, न जाने क्या क्या की पिरामिडें थीं। छत तक पूरा स्थान भरा हुआ था। हमने अभी अभी जगह साफ़ की है और कल ही लड़कों ने असेंबली शुरू की। आज वे कह रहे हैं, ज़रा हटाओ, अब हमें यहाँ फर्नीचर असेंबल करना है। क्या मुझे इसे नए साल से पहले पूरा कर लेना चाहिए? मैं खुद भी उत्सुक हूँ। अगर वादिम वासिलिविच अभी भी यहाँ हैं तो मैं उन्हें फ़ोन कर सकता हूँ। जाकर देख लीजिए। तो क्या केसिंग बनाने का सारा सामान खरीद लिया गया है या हमें और इंतज़ार करना होगा? सारा गंभीर उपकरण, खासकर मशीनों वाला, ख़रीदा जा चुका है। कटिंग टेबल, वेल्डिंग मशीनें, सिलाई मशीनें, लेकिन बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें बाकी हैं। वो ज़्यादा नहीं हैं, कुल मिलाकर लगभग 5 लाख रूबल की, शायद थोड़ी ज़्यादा, 6 लाख। कैंचियाँ, सुइयाँ और बाकी चीज़ें तरह तरह की। बेहतर है कि व्लादिमीर से पूछ लो कि वहाँ क्या क्या है। ख़ास फैंस जिनसे सभी सामग्रियों को गर्म किया जाता है, वगैरह वगैरह। ये सब अब भी उस स्थिति में है कि हमें पता है कहाँ से ख़रीदना है, लेकिन अभी ख़रीदने का ख़ास मतलब नहीं है। लेकिन जो भी मुख्य और गंभीर उपकरण हैं वे पहले से ही गोदाम में है। असल में हम जगह का इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे सच कहें तो हम इंतज़ार भी नहीं कर रहे, क्योंकि नोवो 2 एयरशिप का बाहरी आवरण तैयार है, डिज़ाइन हो चुका है, कटिंग के सारे काम हो चुके हैं और सबसे छोटे छोटे हिस्से भी तैयार हैं। तो मतलब अभी हमारे पास शेल निर्माण है जिसमें व्लादिमीर अलेक्सीएविच और उनके साथी शामिल हैं। वे पहले से ही तकनीकी प्रक्रियाएं बना रहे हैं, इन टेप्स पर कटिंग्स तैयार कर रहे हैं वगैरह। वादिम वासिलिएविच आ गए हैं। वोलोडिया, क्या हम वादिम वासिलिएविच को भी फ्रेम में बिठा सकते हैं? चलो 2 लोग। देखो, वे पहले से ही तकनीकी प्रक्रियाएं बना रहे हैं। वहाँ वेल्डिंग मशीनें हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी करंट से वेल्डिंग करती हैं। वहाँ इलेक्ट्रोड्स भी हैं। तो वादिम वासिलिएविच, आप सभी को शुभ दोपहर और हार्दिक शुभ संध्या। दोस्तों, हमने लंबे समय से वादिमा वासिलिएविच जुबकेविच को नहीं देखा है। आपको याद दिला दूं, क्लासिक डिवाइसों की पूरी श्रृंखला नोवा 2, नोवा 8 और नोवा 01 के मुख्य डिज़ाइनर उन्हीं के दिमाग की उपज थे। वादिम वासिलिएविच, मुझसे नोवा 35 के त्रिआयामी मॉडल के बारे में पूछा जा रहा है। नहीं, ये त्रिआयामी मॉडल नहीं है, ये एक स्केल मॉडल है। दरअसल हम इस एयरशिप की स्ट्रक्चरल स्कीम पर काम कर रहे हैं और हम इसे बहुत हल्का और मजबूत बनाना चाहते हैं। यानी हमने फ्रेम की शुरुआती रूपरेखा तैयार की है कि वह कैसा दिखना चाहिए, उसकी गणना भी की है, लेकिन हमने अपने लिए तय किया कि अगर हम इसका 1:20 के अनुपात में मॉडल बनाएंगे तो ये कहीं अधिक स्पष्ट होगा। अगर असली एयरशिप का आकार देखें, इसकी लंबाई 120 मीटर है और अधिकतम व्यास, मिडशिप व्यास 24 मीटर है और इसका आयतन लगभग 35,000 घन मीटर है। तो 1:20 के अनुपात में यह लगभग 6 मीटर लंबा मॉडल बनता है, जिसका मिडशिप व्यास 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है और पूरे ढांचे का आयतन लगभग 4.5 घन मीटर है। अभी हमने इसके सभी स्ट्रिंगर्स, यूँ कहें स्ट्रिंगर्स और रिब्स का निर्माण पूरा कर लिया है और शायद जल्द ही हम इस मॉडल की त्रिआयामी असेंबली शुरू करेंगे। यह कुछ ऐसा दिखता है, यह हमारे लिए बहुत सी बातें स्पष्ट करता है। इस मॉडल को बनाते समय हम एक साथ असेंबली की तकनीकों का अभ्यास भी कर रहे हैं। भले ही आकार में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ समझा जा सकता है। क्या सुविधाजनक होगा, क्या असुविधाजनक होगा, कैसे करना है। और साथ ही हम ये भी सोच रहे हैं कि इतने बड़े एयरशिप को कैसे असेंबल किया जाए। यानी हम असेंबली की तकनीक पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि हम ऐसा एयरशिप बनाना चाहते हैं जो व्यावसायिक रूप से सफल हो
और इसका मतलब है कि वह निर्माण में काफ़ी सरल और अपेक्षाकृत सस्ता होना चाहिए ताकि वह अन्य उड़ान उपकरणों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। स्ट्रिंगर्स, आपने यह शब्द सुना, शायद किसी को समझ ना आया हो, क्या ये वही है? हाँ, ये अनुदैर्ध्य तत्व होते हैं। स्पांग आउट्स वैसे नहीं होंगे, हमारे पास यूँ कहें पार्श्व बीम्स होंगी। चलिए इसे पास में रख लेते हैं ताकि समझना आसान हो। हमारे पास ऐसे 12 अनुदैर्ध्य बीम्स तत्व होंगे जो मुड़े हुए टेढ़े मेढ़े होंगे। ये प्लास्टिक की ट्यूबों से बने होंगे, हाँ, लेकिन हर स्ट्रिंगर का त्रिकोणीय क्रॉस सेक्शन होगा। बाहरी घेरा 2 ट्यूबों से बनेगा और नीचे एक ट्यूब होगी जो कठोरता प्रदान करेगी। अगर हमारे हिसाब से असली ट्यूब्स 40 मिलीमीटर की कार्बन फाइबर ट्यूब्स हैं तो मॉडल में ये बहुत पतली 2 मिलीमीटर की हैं। फिर भी ये सब अभी भी काफ़ी मजबूत दिखता है। ये कैसा दिखता है? आपने उत्पादन की स्वचालन और रोबोटिक प्रक्रिया के बारे में पूछा था और अब हमने टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस का भी जिक्र किया। तो हम ऐसा करना चाहते हैं कि हम अधिकतम मानक तत्वों का उपयोग करें। कार्बन फाइबर ट्यूब हैं, इन्हें कई निर्माता सीरियल प्रोडक्शन में बनाते हैं और ये अपेक्षाकृत सस्ती होती है। सभी कनेक्टिंग एलिमेंट्स जो बनाए जाएंगे वे भी कुछ मानक प्रेस फॉर्म्स होंगे, ये भी कार्बन फाइबर के ही होंगे और फिर असेंबली होगी। हाँ, असेंबली मेहनत वाला काम है। इस मॉडल में सबसे कठिन चीज़ ही असेंबली है। यहाँ पर बहुत ही छोटी छोटी डिटेल्स हैं। इसके लिए बहुत पतले उंगलियों की ज़रूरत थी ताकि सब कुछ जोड़ा जा सके, क्योंकि ये सब बारीक चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी असेंबली सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम रहेगा। हम अभी सोच रहे हैं कि असेंबली को थोड़ा आसान कैसे बनाया जाए। हमने एक मॉडल बनाया है, अब हमें समझ आ गया है कि सबसे ज़्यादा समय किस चीज़ में जाता है और इसी के अनुसार हम मॉडल की तुलना में डिज़ाइन में थोड़ा बदलाव करेंगे। हम बदलाव इस तरह करेंगे कि असेंबली की प्रक्रियाएं और आसान हो जाएं। मैं अभी सारे राज्य नहीं बताऊंगा। आप कह रहे हैं मॉडल तैयार है, लोग पूछ रहे हैं हम इसे कब देख पाएंगे? दुबई हमें थोड़ा सा रोक देगा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इसे मेरे बिना इकट्ठा किया जाए। हम 10 दिनों के लिए दुबई जा रहे हैं। आपको पहले से पता है, शायद फ्योडर ने आपको इसके बारे में बताया होगा। यानी जो लोग यहाँ रहेंगे वे इसके साथ काम करना जारी रखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस मॉडल को हम दुबई से लौटने के बाद ही प्रस्तुत करें। यानी हम वापस आएंगे, फिर कुछ दिन और लगेंगे इसे अंतिम रूप देने में, और मुझे लगता है कि दिसंबर की शुरुआत में हम दिखा सकते हैं कि यह सब कैसा दिखेगा। दिसंबर का मध्य, हाँ सही है, मध्य। किसी को भ्रमित न करें तो चलिए कह देते हैं दिसंबर का मध्य। हम प्रदर्शनी से कब लौट रहे हैं? हम 25 तारीख को उड़ान भरते हैं और 26 की रात को पहुंचते हैं। 27 तारीख को काम पर आना है। तो इसलिए दिसंबर की शुरुआत से 3 दिन पहले तक मुझे लगता है कि हम समय पर नहीं कर पाएंगे, ये स्वाभाविक है। और मैं बस बैठा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, कह रहा हूँ मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे बिना किया जाए। मैं एरोलेट के बारे में बता रहा था। मैं नहीं चाहूँगा कि वे मेरे बिना उड़ें। नहीं, हाँ, क्योंकि जब केवल विकास चल रहा होता है तो एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है जिसे हम लेखक की निगरानी कहते हैं। मतलब हमारे सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सभी निष्पादक शानदार हैं, लेकिन फिर भी किसी को मुख्य विचार अपने दिमाग में रखना चाहिए, सबको समझाना चाहिए और यह नियंत्रित करना चाहिए कि जैसा कि कहते हैं सभी सही दिशा में काम करें ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। और जब कुछ नया बनाया जा रहा होता है तो मिसकम्युनिकेशन की समस्याएं अक्सर सामने आती हैं। यानी 2 लोग खड़े होते हैं, एक ही बात पर चर्चा कर रहे होते हैं और फिर अगले दिन तुम्हें हैरानी होती है कि दोनों ने उसे अलग अलग तरीके से समझा। फिर तुम्हें सब कुछ फिर से जोड़ना पड़ता है, सब कुछ फिर से बताना पड़ता है, सब कुछ फिर से समझाना पड़ता है, सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, बहस करनी पड़ती है और कभी कभी मानना भी पड़ता है जब कोई तर्क के साथ अपनी बात रखता है। आखिरकार हम भी भगवान नहीं हैं, हम सब कुछ पहले से नहीं देख सकते। जब कोई विशेषज्ञ कहता है कि ऐसा करना ही बेहतर होगा तो निश्चित रूप से हम सहमत हो सकते हैं। यानी ये सब बहस के दौरान ही होता है। हमारे यहाँ माहौल बहुत रचनात्मक है, टीम शानदार है। दोस्तों, अगर वादिम वासिल्येविच से कोई सवाल हैं तो ज़रूर पूछें। सच कहें तो हमें थोड़ा सा अपराध बोध होता है कि हम आपको शायद ही कभी कंस्ट्रक्टर्स दिखाते हैं। वादिम वासिल्येविच, आप वेबिनार्स में क्यों नहीं आते? आप प्रस्ताव दें, मैं आऊँगा, लेकिन आपने बुलाया नहीं क्योंकि यहाँ बहुत व्यस्तता थी। और जहाँ तक व्यस्तता की बात है, नोवा 2 का क्या हाल है? नोवा 2 के साथ अभी हम वहीं से लौटे हैं। हम अभी अभी नोवा 2 की गोंडोला के फ्रेम पर चर्चा कर रहे थे, जो कि बिना पायलट के वेरिएंट है। कह सकते हैं ये अब काफ़ी हद तक तैयार है, यानी इसके पुर्जे ड्राफ्ट रूप में तैयार हैं। हम अंतिम दस्तावेजीकरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन ड्राफ्ट दस्तावेज निर्माण के लिए पर्याप्त है।
पुर्जे निर्माण के लिए भेजे जा रहे हैं और अब धीरे धीरे इस गोंडोला को असेंबल करना शुरू किया जा सकता है। यानी हमारे पास गोंडोला के साथ सब कुछ लगभग, खैर सब कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन यूँ कह सकते हैं। कितने प्रतिशत तक पूरा हो चुका है? खैर, निर्माण के हिसाब से, खासकर स्ट्रक्चरल फ्रेम की बात करें तो लगभग 80%। अगर हम सिस्टम्स को न गिने, जैसे कि विभिन्न इलेक्ट्रिकल लाइनों की वायरिंग, बाकी सब चीज़ें, फ्यूल लाइनों की बिछाई और उपकरणों की स्थापना, तो खुद स्ट्रक्चरल फ्रेम 80% तक मेरी राय में तैयार है। अभी हम स्ट्रेंथ इंजीनियर की गणना का इंतज़ार कर रहे हैं, जो हमें गोंडोला को शेल फ्रेम से जोड़ने वाले नोड्स पर अंतिम लोड बताएगा। वे भी मोटे तौर पर पूरी तरह से डिज़ाइन किए जा चुके हैं, लेकिन अंतिम मोटाई तय करने के लिए, उस सामग्री का चयन करने के लिए जिससे यह बनाया जाएगा, हमें सभी अंतिम लोड्स की जानकारी होना ज़रूरी है। यानी हमने लोड्स की गणना के कई चरण पूरे किए हैं, हमने मॉडल को स्पष्ट किया है, हमने देखा है, हमने संरचना में बदलाव किए हैं ताकि गोंडोला की ओर से फ्रेम पर जो शेल से जुड़ता है, लोड का अधिक या कम समान रूप से ट्रांसफ़र हो सके। यानी जब भी हम अपने सभी गणनात्मक मामलों में गोंडोला के साथ शेल पर लोड ट्रांसफ़र करते हैं और ख़ुद फ्रेम को हम बनाते हैं, इन जॉइंट्स को हम आगे डिज़ाइन करते हैं और बनाते हैं। फ्यूल सिस्टम के बारे में हमने अभी चर्चा की कि हम इसे कैसे बनाएंगे। इंजन की स्थापना के लिए पावर यूनिट के सभी ड्राइंग्स का विमोचन पूरा हो रहा है, जिसमें मैकेनिकल ट्रांसमिशन के साथ इंजन से घूर्णन शाफ्ट्स के माध्यम से 2 रिंग में लगे प्रोपेलर तक टॉर्क ट्रांसफ़र किया जाता है। हम योजना बना रहे हैं। अच्छा, क्या कोई सवाल आ रहे हैं? हाँ, मैं अभी देखूंगा और साथ ही बोलता रहूँगा। ये सवाल नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। ठीक है। और हमारे पास रिंग में लगे प्रोपेलर की 2 डिज़ाइन वर्जन हैं। हम अभी एक छोटा स्टैंड भी बना रहे हैं। हम तुलनात्मक परीक्षण करना चाहते हैं। कई लोग जानते हैं। हाँ, जानते हैं। हाँ, बिल्कुल, हमने ये सब साझा किया था। समझ गया। हमने एक रिंग का परीक्षण पहले ही कर लिया है। खैर, हमने अभी तक पूरी लोड पर परीक्षण नहीं किया है। अब जब हम स्टैंड पूरा कर लेंगे, तब हम दोनों रिंग्स के तुलनात्मक परीक्षण कर पाएंगे और तभी हमें पूरी तरह से समझ में आएगा कि इस दौड़ में कौन जीता। और आप किस पर दांव लगा रहे हैं? मैं अभी बिना नाम लिए एलेक्सी पर दांव लगा रहा हूँ। आखिरकार प्रारंभिक परीक्षणों ने दिखाया कि वह बेहतर है। यानी कुल मिलाकर युवा पीढ़ी पर। क्योंकि युवा लोग आधुनिक डिज़ाइन विधियों का उपयोग करते हैं और दुर्भाग्यवश अनुभव और जब आप प्रवाह की पूरी तस्वीर को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और तुरंत उसमें सुधार कर सकते हैं, तो जैसा कि कहते हैं, अनुभव इसके सामने कमज़ोर पड़ जाता है। युवाओं को आगे बढ़ने दो। मैं और क्या कह सकता हूँ? युवाओं को आगे बढ़ने दो। खैर, ठीक है, ये कहाँ जा रहा है? अनुभव भी ज़रूरी है, तो हमें समन्वय बनाना होगा ताकि दोनों चीज़ें हों। तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। आप क्या कहेंगे? पंखों के साथ भी अब लगभग संरचना पूरी हो चुकी है। वहाँ आखिरी फिनिशिंग का काम चल रहा है और एक काफ़ी हल्की और, मुझे उम्मीद है, तकनीकी रूप से उन्नत संरचना बनी है जिसमें आगे की ओर मजबूती दी गई है। वहाँ अभी भी निचले डॉकिंग यूनिट को लेकर कुछ सवाल हैं, वह भी अभी तक विकसित नहीं हुआ है। मैं स्पष्ट कर दूं, जो अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू एयरशिप मानक हैं, वे दुर्भाग्यवश अभी स्वीकार नहीं किए गए हैं, क्योंकि पहले उन्हें एमेक ने स्वीकार किया था, लेकिन अब एमेक नहीं है और रोसवियर्ट्सिया ने भी उन्हें स्वीकार नहीं किया है। लेकिन हम भी इस पर काम कर रहे हैं। सभी डॉकिंग यूनिट्स को डॉकिंग की गति 1.5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से डिज़ाइन किया जाना चाहिए और 1.5 मीटर प्रति सेकंड की गति यहाँ तक कि नोवा 2 एयरशिप के लिए भी, जिसमें हवा और गैस का द्रव्यमान और उस ढांचे से जुड़ा अतिरिक्त द्रव्यमान शामिल है। इसका मतलब है कि आपको लगभग 2.5 टन की जड़ता को रोकना होगा और वहाँ शॉक एब्जॉर्बर की चाल पर लगभग 200 मिलीमीटर अधिकतम बल 2.6 टन होता है। यानी यह यूनिट काफ़ी लोडेड बनती है, लेकिन हम चाहते थे कि यह हल्की हो और एयरशिप की एरोडायनामिक्स को ज़्यादा ख़राब न करे, गोंडोला की बाहरी सतह से ज़्यादा बाहर ना निकले। इसका एक मोटा समाधान मिल गया है कि यह सब कैसे किया जाएगा, लेकिन जैसा कि कहते हैं, अब डिटेलिंग करना बाकी है, यानी इस संरचना को अंतिम रूप देना ताकि इन पुर्जों को लिया जा सके और बनवाया जा सके। बस ऐसा ही है। कोई और सवाल? माफ़ करना फाई ऑर्डर, मैंने बीच में रोक दिया। मेरे दिमाग में था, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आप दर्शकों को संक्षेप में बताएं, सब कैसा चल रहा है, मूड कैसा है, दुबई जाने से पहले आपका मनोबल कैसा है? दुबई जाने से पहले तो मूड एकदम जुझारू है।
हम साझेदारों की तलाश करने की कोशिश करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ सिर्फ विमान निर्माता और ऑपरेटर ही नहीं होंगे। हम बातचीत शुरू करने की कोशिश करेंगे। पता नहीं वे इस नई तकनीक को कैसे लेंगे। हम बताएंगे कि डिरिजेबल के क्या फ़ायदे हैं, ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, इनकी ज़रूरत क्यों है, ये कौन कौन सी जगहें भर सकते हैं और उन कंपनियों के लिए ये किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकते हैं जो इन्हें इस्तेमाल करेंगी। हमें नई और दिलचस्प जान पहचान, आपसी समझदारी की उम्मीद है। हम एयर शो में इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि वहाँ हमें इस तकनीक और टेक्नोलॉजी के आगे के विकास के लिए साझेदार मिलेंगे। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अभी हम एक अनोखे दौर से गुज़र रहे हैं जब आधुनिक तकनीकों का विकास और स्वचालित नियंत्रण, गणना के तरीके और सामग्री विज्ञान, ये सब एक ऐसे बिंदु पर पहुँच रहे हैं जहाँ ये सब कुछ फिर से जीवित करने का बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं, तकनीक में जो कई कई कारक पहले अलग अलग दिखाई देते थे, वे अब एक साथ आ रहे हैं। इन सभी कारकों का उपयोग करके हम ऐसा यंत्र बना सकते हैं जो बाहर से तो बिल्कुल वैसा ही दिखेगा, लेकिन अपनी क्षमताओं और कार्यों के लिहाज से यह मूल रूप से एक नई तकनीक होगी। ये यंत्र हल्के, अधिक विश्वसनीय, तेज़ और किफ़ायती होंगे। यही वह बात है जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ। तो इसका मतलब है कि सब कुछ समय पर हो रहा है? नहीं, बस अभी बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं, चाहे वह सामग्री हो या बाकी सब कुछ, या ये समझना कि ये कैसा दिखना चाहिए, और कई अन्य चीज़ें और गणितीय मॉडलिंग के हिसाब से भी, जिससे अब इन यंत्रों को एक बिल्कुल नए स्तर पर बनाया जा सकता है। ये वे पुराने डिरिजिबल जेपेलिन नहीं हैं जो पहले उड़ते थे, जो कई मायनों में यूँ कहें तो पूरी तरह सुरक्षित नहीं थे। अब ये यंत्र बिल्कुल अलग श्रेणी के होंगे। हाँ, लेकिन तब भी वे अच्छे थे। वह तो सचमुच एक चमत्कार था। सोचो, जिन लोगों के पास सिर्फ एरिथमोमीटर और लॉगरिदमिक स्केल थी, उन्होंने ऐसी संरचनाएं बनाई थीं। बस टोपी उतार कर सलाम करना चाहिए। यानी इंजीनियर उस समय भी बहुत उच्च स्तर के थे। अस्थायी विधि के साथ ये सब करना बहुत आसान है, लेकिन हमें यह भी दिखाना होगा कि हम इन सब का उपयोग करना जानते हैं, कि हमारे द्वारा बनाई गई संरचनाएं पहले से कम नहीं बल्कि बेहतर होंगी। मुझे तो इसमें कोई रुकावट नज़र नहीं आती। मुझे भी कोई रुकावट नहीं दिखती, लेकिन ये दिखाना ज़रूरी है ताकि सबको यकीन हो जाए कि वाकई ऐसा ही है। दोस्तों, सच कहूँ तो इस प्रोजेक्ट के दौरान कई तरह की भावनात्मक अवस्थाएं महसूस होती हैं। डिरिजेबल तकनीक और उसकी संभावनाओं को लेकर रोमांटिक उत्साह कि आप संतुलित स्थिति में घंटों घंटों तक हवा में रह सकते हैं, बड़े क्षेत्रों के साथ, लोगों के साथ, आप कहीं उड़ रहे हैं, पर्यटन, सुंदरता, एक अलग ही रोमांस। फिर ऑपरेशनल समस्याओं में गिरावट आती है। सब कुछ इतना धीमा क्यों है? एक ही यूनिट को 5-5 बार क्यों दोबारा बनाना पड़ता है? कुछ सप्लाई क्यों नहीं आती? यार, क्या इसे बनाना वाकई नामुमकिन होगा? और फिर एक शांत, मौन सी श्रद्धा का भाव आता है जब यह एहसास होता है कि, जैसा कि अभी वादिम वासिलेविच ने कहा, सच में सब कुछ ऐसे जुड़ गया है कि ठीक अभी हमारे पास ऐसे बड़े, गंभीर और नई गुणवत्ता वाले उपकरण वास्तव में बनाने के लिए सभी संभावनाएं मौजूद हैं, और हम सब मिलकर यह काम कर रहे हैं और बस चुपचाप चलते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। सब कुछ इसलिए ताकि यह काम करे और चलता रहे। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत आभार। आपके बिना कुछ भी नहीं होता और ना ही हो पाता। तो हम आपके साथ मिलकर हवाई भविष्य का निर्माण कर रहे हैं और ये बहुत कीमती है। देखो, कोई सवाल है क्या? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। एक जगह पर रहकर मोबाइल नेटवर्क प्रदान करते हुए एक डिवाइस अधिकतम कितनी देर तक हवा में रह सकता है? यह इस जगह की वायु स्थिति पर निर्भर करता है। इसके अलावा साल के अलग अलग समय में यह अलग होता है। आमतौर पर गर्मियों में हवाएं सर्दियों की तुलना में कमज़ोर होती हैं, लेकिन सच कहूँ तो एक ही जगह पर स्थिर रहना यह पूरी तरह से एयरशिप डिरिजेबल का काम नहीं है। यह ज़्यादातर उस बंधे हुए एरोस्टेट के लिए है जिसे एक रस्सी से एक ही जगह पर रोका जाता है। इसमें ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। लेकिन किसी क्षेत्र के ऊपर, उदाहरण के लिए 1-2 दिन तक मंडराना? 1 दिन 2 दिन भी संभव है। मान लीजिए नोवा 35, वह शायद 1 हफ्ते तक भी मंडरा सकती है। यानी ये एक बड़ा यंत्र है। और वहाँ मोबाइल नेटवर्क प्रदान करना उसकी मुख्य भूमिका नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि यह उसकी द्वितीयक, अतिरिक्त या सहायक भूमिका है। कुल मिलाकर एयरशिप बड़ा होता है और वह कई तरह की बुनियादी ढांचे से जुड़ी सुविधाओं जैसे कि संचार, इंटरनेट आदि का स्रोत बन सकता है, बस वहाँ से गुजरते हुए। यह तो स्पष्ट है। लोग गुमनाम रूप से पूछेंगे, इंटरनेट कहाँ से आएगा? इसके लिए सैटेलाइट्स हैं।
हाँ, अभी हमारे पास रूसी ब्यूरो 1440 है जो हमारे देशी सैटेलाइट समूह को स्थापित करने में लगा है। वे ज़रूर सफल होंगे, वहाँ बहुत शानदार लोग काम कर रहे हैं। ये एक बात हुई, और दूसरी बात यह मत भूलिए, बस वायुमंडलीय नियंत्रित प्लेटफॉर्म्स भी हैं। वैसे गेनादी अभी अभी हवाई अड्डे से आए हैं, अब वे बताएंगे कि वहाँ क्या हाल है। कुल मिलाकर ये प्लेटफॉर्म्स हफ्तों बल्कि महीनों तक काम कर सकते हैं। आगे चलकर एयरशिप्स बिना रुके अपने विभिन्न कार्य कर सकेंगे, और काम करते हुए यानी वह इतना विशाल है कि अगर उसमें कोई अतिरिक्त एंटीना भी लगा दी जाए जो किसी ब्लॉक के साथ कुछ प्रसारित करती हुए, तो उसे इसका पता भी नहीं चलेगा। सभी को शुभ संध्या। क्या अभी ऐसी कोई संभावना है कि हम अग्निशमन एयरशिप्स डिज़ाइन और बना सकें? सिद्धांत रूप में एक एयरशिप कुछ उपयोगी भार ले जा सकता है, और अगर अग्निशमन टैंक ले जाने की ज़रूरत हो। खैर, ये समझना ज़रूरी है कि एयरशिप उतना तेज़ उड़ान यान नहीं है, यानी इसकी गति लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर यूं कहें वह आग से थोड़ी दूरी पर काम कर सकता है तो क्यों नहीं। यहाँ सवाल सिर्फ संभावना के बारे में है, क्या इसे बनाना संभव है? मैं कह रहा हूँ कि एयरशिप एक बहुउद्देशीय साधन है जो उपयोगी भार ले जा सकता है। और क्या हमारे पास इसे बनाने की संभावना है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास सारी संभावनाएं हैं। तो संक्षेप में कहें तो इसे बनाने की संभावना है, बस एक सटीक अनुरोध चाहिए। तकनीक अलग अलग हो सकती है, यह सीधे आग बुझाने के लिए हो सकती है या सहायक के रूप में लोगों और उपकरणों को पहुंचाने के लिए। कई तरह के अलग अलग परिदृश्य हो सकते हैं। शायद इन परिदृश्यों को खुद फायर फाइटर और आपदा प्रबंधन विभाग MCS बेहतर जानते हैं। अगर कोई विशेषज्ञ ग्राहक स्पष्ट आवश्यकताओं के साथ आएगा तो हमारा और आपका डिज़ाइन ब्यूरो आसानी से उस अनुरोध को प्रोसेस कर लेगा और एयरशिप डिज़ाइन कर देगा, और बनाना हम बना भी लेंगे। उलियाना, क्या और कोई सवाल? तो दोस्तों, आपके पास अब और सवाल नहीं है? शायद हैं, वे कहीं ना कहीं यूट्यूब पर हैं, रूट्यूब पर हैं। तुमने कहाँ से निकाले? हर जगह देख लिया। फायरमैन होते हैं, फायरमैन नहीं। फायरमैन पुजारनिकी वे होते हैं जो जल गए हों। हाँ हाँ, अच्छा माफ़ कीजिएगा। तो वादिम वासिलिएविच, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, चाहता हूँ। क्या कहना है? कह दो। नहीं चाहता, काम करना चाहता हूँ। मैं तो हमेशा काम करना चाहता हूँ, और क्या कह सकता हूँ। दोस्तों, हम काम कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है हम आपको निराश नहीं करेंगे। जल्द ही आप हमारे परिश्रम के नतीजे देखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि और भी ज़्यादा चीज़ें साझा करें। हम बहुत सारे अंतरिम परीक्षण और प्रयोग कर रहे हैं ताकि, जैसा कि कहते हैं, बड़े उपकरण में कोई गलती ना हो। हम अपने इन मध्यवर्ती शोधों के नतीजे साझा करने की कोशिश करेंगे ताकि आप समझ सकें कि हम क्या कर रहे हैं और एक भरोसेमंद तकनीक बनाने के लिए कितना लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। क्या रेसोर का परीक्षण हो चुका है? छोटा मॉडल? नहीं, उसे तो बस अभी अभी जोड़ा है, शायद उसे अभी। और आपने रिवेटिंग की प्रक्रिया को दिखाया क्यों नहीं? ये सवाल मुझसे है, वादिम वासिलिएविच से नहीं। ये इतनी साधारण प्रक्रिया है, मुझे लगता है कि ये सब उन विशेषज्ञों के लिए रोज़मर्रा का काम है जिन्होंने इसे डिज़ाइन किया, लेज़र से काटा, CNC मशीन पर मोड़ा, फिर रिवेट से जोड़ा, फिर रिवेट से फिक्स किया। उनके लिए यह सब सामान्य और स्वाभाविक है। फिर भी ये रेस्टोरी का केवल एक मॉडल है, यानी यह पूरी तरह से भी नहीं है। हमने बस केंद्रीय केसन बनाया है। हम बस कुछ कार्यों की जांच करना चाहते हैं क्योंकि सब कुछ गणना से नहीं पता चल सकता, और हम इसे लोड करेंगे और देखेंगे, यूं कहें तो, कौन से तत्व सबसे पहले फेल होंगे ताकि हम अपनी गणनाओं से तुलना कर सकें। ये मुख्य रूप से हमारी गणना मॉडल की पुष्टि के लिए है। और हो सकता है कि हम रेस्टोरी के मॉडल के आधार पर कुछ बदलावों को समझें और उन्हें डिज़ाइन में लागू करें। वैसे भी बहुत कुछ है। स्टैंड्स को अब फिर से असेंबल किया जाएगा। हमने स्टैंड्स के निर्माण का काम शुरू किया था, 48 वोल्ट वाला बनाना शुरू किया था। शिफ्टिंग के कारण सब कुछ रुका हुआ है। असेंबल करना, डिसअसेंबल करना, कुल मिलाकर वहाँ सब कुछ रोक दिया गया था। अब हम इसे फिर से शुरू करेंगे, दिखाएंगे भी। वैसे वोलोडिया ने इसकी तैयारी की है और एक फिल्म भी तैयार की है अर्त्यम की वैक्यूम इंस्टॉलेशन के बारे में, जो स्ट्रेटोस्फीयर की नकल करती है। स्ट्रेटोस्फेरिक इंजनों के परीक्षण के लिए, स्ट्रेटोस्फेरिक साउंड्स और कंट्रोलर्स के लिए, जिन्हें हम भी बनाते हैं। इन्हें भी सब कुछ टेस्ट करना होता है, और ये कैमरा सब कुछ कर सकता है। इसमें ठंडा भी, गर्म भी, उच्च दबाव भी, कम दबाव भी, चाहें तो अंतरिक्ष की भी नकल कर सकते हैं। नहीं, फिल्म अभी नहीं बनाई है। क्यों? शिफ्टिंग के कारण। कुल मिलाकर वहाँ एक शानदार वीडियो तैयार हो रहा है, शायद 15 मिनट का होगा, पूरी इंस्टॉलेशन की असेंबली के बारे में।
टिप्पणियों के साथ कि ये किस किस चीज़ से बनी है और आगे क्या क्या है। सब कुछ पहले ही शूट हो चुका है, अब एडिटिंग पर है जैसा कि मैं समझता हूँ। अर्त्यम की लैब में, जो कि खुद भी शिफ्ट हो रही है, वहाँ ये बड़ी इंस्टॉलेशन इकट्ठी की गई है। मैं अभी फ़ोटो नहीं भेजूंगा, इंतज़ार करेंगे जब वोलोडिया पूरी फिल्म भेजेगा। वैसे डेनिस फिलिप्पोव जाहिर है तुरंत ही भागा। जैसे ही वहाँ अंतरिक्ष जैसा वैक्यूम बनाया गया, वहाँ अंदर बॉल लाइटनिंग जलाने के लिए भाग गया। शायद उसने जला भी दिया, व्लादिमीर ने शायद यह सब कैमरे पर भी रिकॉर्ड कर लिया। ये वीडियो के अंत में कहीं दिखेगा। असेंबली के बाद कैमरा काम कर रहा है, प्लाज्मा बनाने वाले जनरेटर भी काम कर रहे हैं। स्ट्रेटोस्फेरिक इंजन हम खुद के बनाए और विकसित किए हुए ही टेस्ट करेंगे। लैब के साथ भी सब कुछ आगे बढ़ रहा है। वीडियो नहीं बन रहा, ना ही एडिट हो रहा है, क्योंकि बार बार शिफ्टिंग हो रही है। उम्मीद है यह उथल पुथल जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ कनेक्टिविटी को लेकर और भी सवाल आ रहे हैं। किस ऊंचाई पर डिवाइस को रखना चाहिए ताकि कनेक्शन और मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, आप बस सीधी रेडियो विजिबिलिटी का पैरामीटर देख सकते हैं। सीधी रेडियो विजिबिलिटी, मुझे लगता है ये 108 या 107 गुणा ऊंचाई किलोमीटर में का वर्गमूल है। यानी अगर ऊंचाई ज़मीन की सतह से 1 किलोमीटर है तो सीधी विजिबिलिटी 108 या 107 किलोमीटर होगी। अगर ऊंचाई 4 किलोमीटर है तो ये 2 गुना हो जाएगा, वहाँ 200, वहाँ 16 हो जाता है। बस यही एक आसान फॉर्मूला है। लेकिन सभी को ये समझना चाहिए कि एक ऐसी पट्टी होती है जहाँ मान लीजिए सीधी विजिबिलिटी क्षितिज के बहुत समानांतर होती है और वहाँ ज़मीन की बनावट के कारण कुछ क्षेत्र बन जाते हैं। भू आकृति के कारण, हाँ, इसलिए ऊपर उठना ज़रूरी है। तो इस तरह का एक फॉर्मूला बनता है। अगर संचार फैलाना है तो बेहतर है कि और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाया जाए। यानी अगर सवाल रेडियो विजिबिलिटी की सीमा का है, समझ में आता है 1 किलोमीटर, 100 किलोमीटर यह रेडियस है, मतलब डायमीटर 200 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की ऊंचाई से ही कवरेज मिल सकता है। स्ट्रेटोस्फीयर ये 20 किलोमीटर है तो इसे गिन सकते हैं, लेकिन हम दिमित्री ये निकलता है 16 का वर्गमूल यानी 4 को 108 से गुणा करते हैं तो सीधी विजिबिलिटी लगभग 420 रेडियस के आसपास मिलती है। और उससे थोड़ा ऊपर, हाँ, 500 और डायमीटर 1000, तो स्ट्रेटोस्फेरिक सोंड से 20 किलोमीटर की ऊंचाई से कवरेज किया जा सकता है। नमस्कार। हीलियम कंप्रेसर के बारे में क्या खबर है? डेनिस फिलिपोव के पास हीलियम कंप्रेसर तैयार है। परफॉर्मेंस के बारे में वहाँ कुछ अतिरिक्त टर्बाइनों को लगाना है। फ़िलहाल हमारे लिए यह हीलियम कंप्रेसर हमारी मौजूदा परियोजना में ज़रूरी नहीं है। इसे आगे के लिए टाल दिया गया है। डेनिस के पास बहुत सारे काम हैं। जब वह फिर से इस पर लौटेगा। व्लादिमीर, कृपया हीलियम कंप्रेसर पर एक वीडियो बनाइए। डेनिस को बताने दीजिए कि यह क्या है और वह इस कंप्रेसर की मदद से नोवा 2 को कितने समय तक पंप करेगा, और वह दिखाए, समझाए कि यह कैसे काम करता है और सामान्य एयर कंप्रेसर और हीलियम कंप्रेसर में क्या फ़र्क है। और वैसे शमिल भी लिख रहे हैं, अर्सलानोव शमिल, हमारी युवा प्रतिभा, उनका बहुत धन्यवाद कि वह हमारे साथ हैं। एरोप्लेन के मॉडल के लिए पार्ट्स अभी भी प्रिंट हो रहे हैं, जिसे हम अपने साथ दुबई ले जा रहे हैं। आज रात वह उन्हें और पेंट करेगा ताकि कल सुबह हम उन्हें सूटकेस में डाल सकें और फिर निकल पड़ें। वहाँ आप देखेंगे। कुल मिलाकर यह मॉडल वही एरोप्लेन है जिसमें वैसी ही टेल यूनिट है, 4 पंखों के साथ जो रिंग्स में लगे हैं और एक गोंडोला के साथ। सब कुछ लगभग तैयार है, बस अब सामने की नाक वाली गोंडोला को प्रिंट किया जा रहा है और बस। ठीक है दोस्तों, फिलहाल और सवाल नहीं आ रहे हैं। आपसे बात करके खुशी हुई। उम्मीद है आपको भी हमें देखना और सुनना अच्छा लगा होगा। दुबई से सीधी रिपोर्ट का इंतज़ार कीजिए। हम वादिम वासिलिएविच के साथ सीधे कॉन्फ्रेंस से बाहर आएंगे। अगर कनेक्शन रहा तो खैर, कनेक्शन तो ज़रूर रहेगा। चैट्स पर नज़र बनाए रखें। हम वीडियो और छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड करेंगे। हम सिर्फ उन लोगों को नहीं दिखाएंगे जो हमारे पास आएंगे। हम खुद भी अलग अलग स्टैंड्स पर जाएंगे। हम बोइंग के स्टैंड पर भी जाएंगे और अगर मिल गया तो स्पेसएक्स पर भी नज़र डालेंगे। रोस्कॉस्मोस से भी ज़रूर बात करेंगे और पूछेंगे, तो बताइए रॉकेट कैरियर को वोस्टोचनी तक कैसे पहुंचाएंगे। तो कुल मिलाकर इंतज़ार कीजिए।